एवरीवन, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज जल्दी से मुझे एक यस या थम्स अप दे दीजिए, फिर आज की अनदर अमेजिंग क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? मैं बिल्कुल अच्छी हूं। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हमने कल शुरू किया था, और कल हमने बहुत बातें की थी बहुत मस्ती, बहुत कहानी की तरह पढ़ा था। ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इन सब की बात हमने की थी। और आज भी हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जहां से रूटीन में क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा, लास्ट तक बहुत कॉन्सेप्चुअली हम पढ़ने वाले हैं, जो कॉन्ट्रासेप्शन है, यानी गर्भ निरोधन, यानी कैसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। बट उसके पहले आशीर्वाद के बिना तो कभी कुछ होता नहीं है। तो जरा मेरे सभी नादान परिंदों के चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, आइए उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खूब खुशी खुशी पढ़ेंगे, प्रेम से पढ़ेंगे, आनंद से पढ़ेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलरली पढ़ेंगे। आज का मॉर्निंग डोज मैं दे चुकी हूं, आपकी एमसीडी लिस्ट आई होप मेरे पास आ रही है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मॉर्निंग डोज सुन लिया है? जरा मुझे मी लिखकर भेजिएगा। यस एवरीवन, यस। सिद्धि, रिद्धिमा, अजय, निहारिका, वैष्णवी, पलक, आस्था, आदित्य कहाँ है? आदित्य सिंह, आदित्य सुन लिया या नहीं आज का मॉर्निंग डोज? जैसिका, ममता, चाक्षु, वंशिका, पलक, एवरीवन। बस मुझे 1 सेकेंड दो बेटा। पानी पीने के लिए। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बेसिकली कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन, टू वर्ड्स से मिलकर बना है ये शब्द। इसमें एक वर्ड है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब होता है एंटी। कॉन्ट्रा कहते हैं ना, कॉन्ट्राडिक्टरी बात मत करो, मतलब उल्टी बात मत करो। और दूसरा वर्ड है सेप्शन, ये आया है कंसेप्शन से, कंसीव करना, कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी। एंटी प्रेगनेंसी यानी इसमें वो सारे तरीके आएंगे, चाहे वो नेचुरल तरीका हो, चाहे कोई डिवाइस हो, चाहे कोई टैबलेट हो, कोई कैप्सूल हो, कोई बॉडी के अंदर कुछ इंसर्ट करना है, सभी तरीके जिससे एंटी प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी को रोका जाए, प्रेग्नेंट ना होने दिया जाए। क्यों? क्योंकि अभी कपल प्रेगनेंसी चाहता नहीं है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जाए। सो एनी मेथड और डिवाइस, any method or device to prevent unwanted pregnancies, to prevent unwanted pregnancies। हमारी लाइफ के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रिवेंट एनी मेथड और डिवाइस, धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे। एक बार नोट कर लो तो मुझे डन लिख देना, डन, डनाडन, डन। हो गया बेटा? चलो, अब सबसे पहले एनसीईआरटी पूछती है कि एक आदर्श, आइडियल यानी आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, शुड बी। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर में भी इधर से क्वेश्चन आया हुआ है। यानी अगर कोई एक कॉन्ट्रासेप्टिव बनाना चाहता है जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सके, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके, तो वो कैसा होना चाहिए। तो हमारी एक ट्रिक है जो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी समझने में,
और वो है, पहले सारे वॉवल्स लिख दो बेटा, A-E-I-O-U। आपको पता है ये 5 इंग्लिश के स्वर वॉवल्स होते हैं, A-E-I-O-U। और गाड़ी की होती है RC, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, RC, A-E-I-O-U RC। मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, चलिए, थैंक यू। अब ए से क्या है, देखो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, क्या लिख रहे हो, है मुझे बुक्स के आइडिया दे रहे हो। चलो अभी बेटा एक काम करना, आप मुझे बुक्स के आइडिया दे दो, ठीक है, मैं तैयार हूं। आप लोग ही बेटर बता सकते हो, तो आप बताओ कि गुरुमा को किस चीज की बुक निकालनी चाहिए, कैसी बुक निकालनी चाहिए। बॉटनी जूलॉजी दोनों की निकाल दूंगी, पूरी बायो की, पर आप लोग मुझे आइडिया दे देना, पर अभी मत देना, अभी मत देना, अभी मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूं, तो मैं जब आपसे पूछूंगी ना तब 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 देना, ठीक है, अभी रुकना, अभी नहीं सोचना। चलो सुनो, देखो मान लो एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, बहुत बढ़िया है, पर मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। 2 साल में जाकर उसका प्रोडक्शन होता है, तब फैक्ट्री में आता है, तब दुकान पे आते हैं, तो क्या फायदा है यार। यानी इट शुड बी इजीली अवेलेबल, हर जगह मिलना चाहिए, आसानी से मिल जाए, तभी तो फायदा है, नहीं तो मतलब क्या है उस कॉन्ट्रासेप्टिव का, कोई मतलब नहीं है। तो ए से है अवेलेबल, ए से अवेलेबल। अब दूसरा इफेक्टिव, मान लो हर जगह मिल रहा है पर प्रेगनेंसी रोक ही नहीं पाता, 10 लोग यूज करते हैं, 6 की तो प्रेगनेंसी हो जाती है, तो किसी काम का नहीं है बेटा, ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या करेंगे। सो इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी, इफेक्टिव तो होना चाहिए ना भाई, हर जगह मिले भी लेकिन इफेक्टिव भी हो। तो ए से अवेलेबल, ई से इफेक्टिव, ए से अवेलेबल, ई से इफेक्टिव, ए से अवेलेबल, ई से इफेक्टिव, ए से अवेलेबल, ई से इफेक्टिव। चलो अभी नहीं बेटा, अभी बुक्स की बात मत करो, अभी नहीं बात करो, अभी अभी पहले यहां, अभी यहां। चलो अब मान लीजिए कि अवेलेबल भी है, इफेक्टिव भी है, लेकिन साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, वेट बढ़ जाता है, वेट लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा, पिंपल्स आ जाते हैं, ब्लीडिंग होने लग जाती है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, थकान बहुत होने लग जाती है, तो किसी काम का नहीं है बेटा, भले ही अवेलेबल है, भले ही इफेक्टिव है। यानी एनसीईआरटी लिखती है ऑलमोस्ट निल साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, वेरी लेस साइड इफेक्ट्स। यहां पर ओ से मेरा मतलब है जीरो, ओ से मेरा मतलब है जीरो, यानी नो या वेरी लेस साइड इफेक्ट्स, वेरी लेस साइड इफेक्ट्स। नेचुरली हम नहीं चाहते ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो बेटा, फिर मतलब ही क्या रह जाएगा, ठीक है। चलो अब मान लो इजीली अवेलेबल भी है, बढ़िया इफेक्टिव भी है, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, लेकिन जो सेक्सुअल डिजायर है, सेक्सुअल एक्ट है, उसके साथ इंटरफेयर करता है। यानी कपल जो है दे डोंट वांट टू हैव कॉइटस, वो जो सेक्सुअल डिजायर जिसे लिबिडो बोलते हैं उसे इंटरफेयर करता है, तो भी कपल उसको नहीं यूज करना चाहेगा। यानी आई से है, आई से है, आई से है नो इंटरफियरेंस विथ, नो इंटरफियरेंस विथ सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल एक्ट, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग वी वांट, सो नो इंटरफेरेंस। अब मान लो बढ़िया अवेलेबल है, इफेक्टिव भी है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, सेक्सुअल ड्राइव के साथ भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल है, हर बार यूज करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है,
2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, हर महीने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो कौन यूज करेगा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव? सो इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, यानी इजी टू यूज। इट शुड बी यूजर फ्रेंडली यानी इजी टू यूज, तभी तो लोग इसको यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा। सो इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। अब मान लीजिए सब कुछ है, बढ़िया इफेक्टिव है, अवेलेबल है, साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, सेक्स ड्राइव के साथ भी इंटरफेरेंस नहीं है, यूज भी आसानी से हो जाता है, पर बहुत महंगा है बेटा। एक बार के लिए 10,000 रुपए लग रहे, 5,000 रुपए लग रहे, 1,000 रुपए लग रहे, 2,000 रुपए लग रहे, इतना पैसा कैसे खर्च करेगा इंसान? तो इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए। इफेक्टिव है, अवेलेबल है, पर सस्ता है। क्लास में याद करवा रही हूं बेटा, क्लास में मेरे साथ याद होना चाहिए। चलो आंख बंद करो और सोचो क्या क्या होना चाहिए। ए से है अवेलेबल, ई से है इफेक्टिव, ए आई, आई मतलब इंटरफेरेंस नहीं, नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल डिजायर। ओ मतलब जीरो यानी वेरी लेस या जीरो साइड इफेक्ट्स। यू मतलब यूजर फ्रेंडली। सी मतलब चीप। मान लो सब कुछ है लेकिन इररिवर्सिबल है। एक बार अगर आपने वो कॉन्ट्रासेप्टिव की गोली खा ली, अब आप जिंदगी में प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, जब कपल ने एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, अब वो नहीं चाहते और बच्चे, तो वो सोचेंगे ना परमानेंट की। अभी तो उनको बच्चे चाहिए, अभी उनको 1 साल 2 साल नहीं चाहिए, लेकिन अभी बाद में तो चाहिएंगे ना। तो इट शुड बी रिवर्सिबल। इट शुड बी रिवर्सिबल। कितना आसान तो है, याद रखना, रिवर्सिबल। यानी व्हेन कपल वॉन्ट्स, जब उन्हें प्रेगनेंसी चाहिए, शुड बी एबल टू कंसीव यानी गेट प्रेग्नेंट। शुड बी एबल टू कंसीव। कितने स्टूडेंट्स को याद हो गया है और लिख भी लिया है? जरा डन डनाडन डन कर दीजिए। रिवर्सिबल है बेटा, रीयूजेबल नहीं। मैं बताऊंगी कौन सा रीयूजेबल है। यानी बेटा अब हम ये तो समझ गए कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए। अब एक न्यू पेज ले लीजिए, प्लीज। यानी जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव, टेम्पररी मतलब जब तक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेंगे, गर्भ निरोधन यूज करेंगे, प्रेगनेंसी नहीं होगी, जब उसे स्टॉप करेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। और एक परमानेंट, जिसके बाद प्रेगनेंसी कभी नहीं होगी, क्योंकि 1 बच्चे 2 बच्चे जितने चाहिए थे हो गए, फैमिली कंप्लीट हो गई है। अब वो बार बार नहीं चाहते प्रेगनेंसीज हो, अबॉर्शन करवाना पड़े, तो अब चाहिए ही नहीं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव 2 टाइप्स के हो गए, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। टेम्पररी एंड परमानेंट। नाउ परमानेंट वाले को बेटा स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन, स्टेराइल बना दिया। स्टेरिलाइजेशन, स्टेराइल के 2 मतलब होते हैं बेटा। एक तो जब कहीं पर हम कीटाणुओं को मार देते हैं, जर्म्स को किल कर देते हैं, तो भी हम बोलते हैं हमने स्टेरिलाइजेशन कर दिया। लेकिन यहां पर ये वो नहीं है, यहां पर स्टेराइल बना दिया। फर्टाइल का उल्टा स्टेराइल, यानी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे अब। यानी यहां पर पुअर रिवर्सिबिलिटी है। अब वो कंप्लीट हो गई है फैमिली, पुअर रिवर्सिबिलिटी। मैं इसके बारे में और मस्त तरीके से बातें बताऊंगी आपको जब मैं आगे पढ़ाऊंगी। बेटा अभी सिर्फ एक बार लिख लो, इसे नसबंदी भी कहते हैं। मेल्स में
जो वासा डिफरेंस है मैं सब सिखाऊंगी, उसे कट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ताकि स्पर्म सीमन तक पहुंचे ही नहीं, और फीमेल में वो जो फैलोपियन ट्यूब है उसे ब्लॉक कर देते हैं, मैं सब सिखाऊंगी। तो मेल्स में इसे बोलते हैं वासेक्टमी। याद है मैंने आपको बताया था बेटा, एक्टमी का मतलब होता है, एक्टमी का मतलब होता है सर्जिकली रिमूवल। याद है हिस्टेरेक्टमी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया था, जहां यूट्रस सर्जरी करके निकालते हैं। तो वासेक्टमी, वासा डिफरेंस की एक्टमी होगी, और यहां फैलोपियन ट्यूब की एक्टमी होगी, तो ट्यूबेक्टमी इन फीमेल्स। बताऊंगी हम लोग कैसे करते हैं, लेटेस्ट क्या है, सब बात करेंगे, बहुत मजे आएंगे। तो ये हो जाएगा 2A और ये 2B। अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी एक मोटा मोटा चार्ट बना रहे हैं केवल। जबकि टेम्पररी का मतलब है बहुत अच्छी रिवर्सिबिलिटी है, जैसे ही कॉन्ट्रासेप्शन को लेना बंद करेंगे आराम से प्रेगनेंसी हो सकती है, गुड रिवर्सिबिलिटी। चलिए, अब टेम्पररी 2 टाइप्स के होंगे, ये तो परमानेंट हो गया। टेम्पररी 2 टाइप्स के होंगे बेटा, कुछ नेचुरल मेथड है, प्राकृतिक, हम सीखेंगे अभी। वहां कोई गोली नहीं लेनी, दवाई नहीं लेनी, कोई डिवाइस नहीं लगाना, नथिंग, उन्हें कहेंगे नेचुरल मेथड्स। टेम्पररी है और नेचुरल है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड। इन्हें ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, जब कोई रिसर्च वगैरह नहीं हुई थी, कोई टैबलेट्स नहीं बनी थी, कॉपर टी, कॉन्डोम्स कुछ भी नहीं थे, तब की बात हो रही है। और दूसरा हो जाएगा आर्टिफिशियल मेथड्स, आर्टिफिशियल तरीके। दोनों ही टेम्पररी हैं बेटा, दोनों ही टेम्पररी हैं, दोनों ही जब लेना बंद करेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी ना। ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर 3 आते हैं, 1, 2 एंड 3। अभी सब सीखेंगे हम, धीरे धीरे सब सीखेंगे। पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एक बार सिर्फ नाम नाम लिख लीजिए बेटा। दूसरा है विथड्रॉवल मेथड, और तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। सिर्फ एक चार्ट बना लो अभी, तो आप एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये तीनों हैं नेचुरल मेथड्स, नेचुरल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड्स में हम 5 पढ़ेंगे, 5। बैरियर मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ओरल मुंह से गोलियां लेंगे, दवाइयां लेंगे। इंजेक्शंस आते हैं प्रेगनेंसी रोकने के लिए, सो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। इवन स्किन के अंदर सिखाऊंगी आपको, इम्प्लांट्स आते हैं, हम सब सीखेंगे अभी बेटा। और एक यूट्रस के अंदर डिवाइस लगाते हैं, तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। We will learn everything one by one, slowly we will learn. Barrier method, intrauterine method, oral, injectable and implant. जब हो जाए तो एक बार डन डनाडन डन कर दो मुझे। सब अभी करेंगे बेटा, धीरे धीरे पढ़ेंगे सब। सहेली की भी बात करेंगे, सब करेंगे, वो भी टैबलेट है, ओरल में आएगी। चलिए, अब आइए सबसे पहले लिख लीजिए आप नेचुरल मेथड्स, हेडिंग डालो नेचुरल मेथड्स। स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी बात है, अगर ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो इसके साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट निल होंगे। हाँ, कोई टैबलेट है, कोई डिवाइस है, उसके फिर भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सर्जरी के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पर नेचुरल के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर कोई दवाई, कोई सर्जरी, कोई डिवाइस यूज नहीं हो रहा, इसलिए दैट्स वाई। और आप समझ ही गए हो बेटा, दैट्स वाई आ गया तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया।
सो नो साइड इफेक्ट्स, नो साइड इफेक्ट्स। सो इसके ऑलमोस्ट निल साइड इफेक्ट्स है क्योंकि कोई मेडिसिन या डिवाइस यूज नहीं हो रहा है। यहां पर हम नेचुरली हीरो हीरोइन को मिलने से रोकेंगे, यानी स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकेंगे। एक्चुअली ओवम नहीं बना है, सेकेंडरी oocyte है, पर हम ऐसा लिख देते हैं। तो नेचुरली, ये सब नेचुरली होगा अपने आप, अपन देखेंगे अभी। नेचुरली अवॉइड मीटिंग ऑफ हीरो यानी स्पर्म एंड हीरोइन यानी ओवम, नेचुरली। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। लेकिन जो नेचुरल है बेटा, उसमें फेलियर का बहुत हाई चांसेस है। वो क्यों है वो भी अभी समझाऊंगी। यानी हाई चांसेस है कि कपल नेचुरल मेथड को यूज कर रहा है और फिर भी प्रेगनेंसी हो जाए, ये मेथड फेल हो जाए, इसके काफी हाई चांसेस होते हैं, हाई फेलियर रेट। आर्टिफिशियल में तो आप एक टैबलेट खा रहे हैं, डिवाइस यूज कर रहे हैं, फेलियर का चांस बहुत कम होता है, पर थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो क्या यूज करना चाहिए वो सब धीरे धीरे हम समझेंगे। नाउ इसमें पहला मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इतना लिखकर मेरी बात पहले समझना, सुनना। स्टूडेंट्स, एब्स्टिनेंस वर्ड जो है ये एब्सेंट से आया है, और पीरियोडिक का मतलब होता है कोई काम लगातार पर्टिकुलर पीरियड में होता रहे। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का क्या मतलब है? आप सबको मालूम है, लिखना मत, कि अगर 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है, यानी अगर मैं 3 डेज प्लस और 3 डेज माइनस मान लूं तो 11th डे से 17th डे के बीच में सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पाया जाएगा। 1-2 दिन पहले ओव्यूलेशन हुआ, 1-2 दिन बाद ओव्यूलेशन हुआ, एक एवरेज मानू तो 11 से 17th डे के बीच में सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा। अगर उस समय कॉइटस को टोटल अवॉइड कर दें, यानी एब्सेंट हो जाएं, हर महीने इन डेज पर, हर महीने इन डेज पर, हर महीने यानी पीरियोडिकली, हर महीने एवरी मंथ इन डेज पर हस्बैंड वाइफ कॉइटस ही ना करें, तो प्रेगनेंसी का चांस ही नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है कि वो जो सेकेंडरी oocyte है वो 1-2 दिन में मर जाएगा, स्पर्म तब तक आएगा नहीं, तो अवॉइड मीटिंग हो जाएगी उनकी। सो दिस इज द थिंग। पर यहां पर फेलियर का रेट क्यों है? क्योंकि मान लो अगर उस महीने साइकिल 20 दिन की आई, या मान लो उस महीने 35 दिन की आई, यानी ओव्यूलेशन अगर 11 से 17th डे नहीं हुआ, या किसी के पीरियड्स आते ही जल्दी जल्दी हैं, लेट हैं, इररेगुलर हैं, तो भी ये मेथड वर्क नहीं करेगा। सो ये हाई फेलियर रेट है, लेकिन साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। 11 से 17th डे जब सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी का चांस है, जब ओव्यूलेशन हुआ है, इसे फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, इस समय प्रेगनेंसी का चांस है। उस समय पर अगर सेक्सुअल कॉइटस अवॉइड किया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसीलिए बेटा इसे कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हर महीने कैलेंडर में 11 से 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेक्सुअल कॉइटस को अवॉइड करना है। इसे रिदम मेथड भी बोलते हैं, और इसे सेफ पीरियड मेथड भी बोलते हैं। सेफ पीरियड मेथड, सिर्फ जब सेफ टाइम है, जब प्रेगनेंसी का चांस नहीं है, यानी शुरू के 10 दिन और 18th डे ऑनवर्ड्स, उसी समय सेक्सुअल कॉइटस होगा, 11 से 17th डे के बीच में नहीं होगा। आइए इस बात को अब हम लिख लेते हैं, बिल्कुल इजी है। सो अवॉइड और एब्स्टेन फ्रॉम कॉइटस ड्यूरिंग, ये तभी पॉसिबल है यूज करना जब एकदम एग्जैक्ट रेगुलर साइकिल्स हो। डे 10th टू 17th, एनसीईआरटी ने 10 से 17th डे लिखा है ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी अगर किसी लड़की का पीरियड 1 जनवरी को आया है तो 10 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में हाई चांसेस हैं प्रेगनेंसी होने के। When ovulation is expected,
व्हेन ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है बेटा तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर हाई। बेटा ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी बन गया कि क्यों इस समय पर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई है, क्योंकि इस समय पर ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन होता है इसीलिए चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर हाई। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी हो गया। और इसीलिए बेटा इसे अनसेफ पीरियड कहते हैं, अनसेफ या फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल क्योंकि इस समय पर प्रेगनेंसी होने का चांस है बेटा, और अनसेफ, अनसेफ उनके लिए है जिन्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उनके लिए अनसेफ पीरियड है ये, उनके लिए अनसेफ पीरियड है। जिसे प्रेगनेंसी चाहिए उसके लिए तो अच्छा पीरियड है ये। तो कई बार कपल्स जो होते हैं, आपको मालूम है आपकी गुरुमा एक इनफर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट हैं, तो कई बार कपल्स को नॉलेज नहीं होता राइट फर्टाइल डेज का, तो हम लोग उन्हें फर्टाइल डेज काउंट करके कैलकुलेट करके बताते हैं। दे ट्राई ऑन दोज डेज एंड दे अचीव प्रेगनेंसी। दिस हैपेंस क्वाइट अ लॉट इवन इन एजुकेटेड कपल्स ऑल्सो। इवन अगर साइकिल्स इरेगुलर हैं तो हम लोग सोनोग्राफिकली मॉनिटर करके किस समय ग्राफियन फॉलिकल अच्छे से बन गया है, रप्चर होने का चांस है, ओव्यूलेशन किस डेज पर होने वाला है, वो बताकर और उन्हें बोल देते हैं इन डेज पर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करिए, एंड दे फ्रीक्वेंटली गेट प्रेग्नेंट ऑल्सो। तो स्पेशली अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हैं तो भी ये मेथड हम लोग बताते हैं। हम प्रेगनेंसी करवाते हैं, हम तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, ये जिसे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उसकी बात कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, पीरियड्स के जस्ट बाद सेफ डेज होते हैं, उस समय प्रेगनेंसी कभी नहीं होगी। और ये बात मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बेटा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल डाउन होता है, एंडोमेट्रियम झड़ी हुई होती है, फॉलिकल ही डेवलप नहीं हुआ, ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ, हीरोइन ही नहीं घर से भागी, प्रेगनेंसी कैसे होगी? ठीक है, चलिए आइए अब हम सेकेंड मेथड लिखते हैं। सेकेंड मेथड नेचुरल है बेटा, कोई दवाई गोली कुछ भी यूज नहीं हो रही है, इसे बोलते हैं विथड्रॉवल मेथड। विड्रॉल मेथड, विड्रॉल मेथड या कॉइटस इंटरप्टस। इंटरप्टस बिल्कुल इजी है, ध्यान से बात सुनना। अब यहां पर हम कपल को ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप पर्टिकुलर डेज पर कॉइटस अवॉइड करो, नहीं, दे कैन हैव कॉइटस ऑन एनी डे ऑफ द मंथ। लेकिन जस्ट जब सीमन पेनिस से निकलने वाला है, हमने क्या कहा था बेटा, फोर्सफुल रिलीज ऑफ सीमन फ्रॉम पेनिस, उसे इजैक्यूलेशन कहते हैं। तो जब पेनिस से सीमन रिलीज होने वाला है, इजैकुलेशन होने वाला है, वो सीमन वेजाइना में जाएगा, उसके अंदर स्पर्म्स हैं, वो फैलोपियन ट्यूब तक जाएंगे, मीटिंग होगी, उसके ठीक पहले हस्बैंड विड्रॉ कर ले पेनिस को फ्रॉम वेजाइना, विड्रॉल मेथड, यानी कॉइटस को बीच में इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया, तो कॉइटस इंटरप्टस। सो मेल पार्टनर विड्रॉस पेनिस, मेल पार्टनर विथड्रॉस पेनिस फ्रॉम वेजाइना। और ये सब आपके लिए समझना बहुत इजी है क्योंकि आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ चुके हैं। विड्रॉस पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। बेटा इसे जस्ट आफ्टर इजैक्यूलेशन लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर इजैकुलेशन हो गया, अगर सीमन पहुंच गया अंदर, फिर विड्रॉ करने से कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होगा, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। और इजैकुलेशन का मतलब आप जानते हैं, इट इज फोर्सफुल रिलीज ऑफ सीमन फ्रॉम पेनिस। इसकी भी हाई फेलियर रेट्स होती हैं। तो ये क्यों करा जा रहा है ऐसा? टू अवॉइड इंसेमिनेशन, सीमन ही डिपॉजिट नहीं होगा वेजाइना में, फर्टिलाइजेशन का चांस ही नहीं है। अगेन हीरो हीरोइन को मिलने से रोका जा रहा है, नेचुरल मेथड है, साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन बेटा फेलियर रेट का काफी चांस होता है। उसका क्या रीजन होता है मैं आपको बताती हूं। मान लीजिए अगर पेनिस की टिप पे थोड़ा सा भी सीमन आ गया तो एक स्पर्म ही बहुत है प्रेगनेंसी करवाने के लिए, नंबर 1।
नंबर 2, कई बार प्री इजैक्यूलेटरी फ्लूइड भी रिलीज होता है, उसमें भी स्पर्म्स आ जाते हैं और एक ही स्पर्म बहुत है प्रेगनेंसी के लिए, तो इसका भी काफी हाई फेलियर रेट होता है। यहां तक जब हो जाए तो प्लीज जल्दी से मुझे यस या थम्स अप भेज दीजिए। अब हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड जो इनसे काफी सेफ है, यानी काफी अच्छी सक्सेस रेट है, नेचुरल मेथड है, जिसका नाम है लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया प्रेगनेंसी का चांस ऑलमोस्ट निल होता है, चांसेस ऑफ कंसेप्शन ऑलमोस्ट निल, चांसेस ऑफ कंसेप्शन ऑलमोस्ट निल, ऑलमोस्ट निल। बढ़िया मेथड है। स्टूडेंट्स, शायद आपने सुना हो, अगर आपके घर में दीदी भाभी कोई नेबरहुड में हो, कभी बात हुई हो या कभी मूवीज में देखा हो, रियल लाइफ में तो जब आप अगर डॉक्टर्स बनेंगे ही बिल्कुल और गायनेक्स बनेंगे तो आप सुनेंगे ही। हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर मदर फीड कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग यानी अपना दूध पिला रही है बच्चे को, तो प्रेगनेंसी नहीं होती। वो एक कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधन की तरह काम करता है। तो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड प्रेगनेंसी डज नॉट हैपन। ये बात ऑलमोस्ट सब जानते हैं, ये सच है, पर ये आधा सच है और आधा सच काफी खतरनाक होता है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, क्योंकि आप मानकर चलिए कि मैं अपने क्लिनिक की अगर बात करूं, हॉस्पिटल की, तो हर 1-1.5 महीने में एक केस तो ऐसा आता ही आता है जहां पर छोटा बच्चा है, बच्ची है या बच्चा है, 6 महीने डिलीवरी को हुए हैं, 3 महीने डिलीवरी को हुए हैं, 2 महीने डिलीवरी को हुए हैं, 1 महीना डिलीवरी को हुआ है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है एंड दे डोंट वांट अनदर चाइल्ड, क्योंकि अभी वो रेडी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, और पॉजिटिव आ गई है प्रेगनेंसी, और वो बोलते हैं हमें तो कहा था कि जब तक दूध पिलाते हैं तब तक प्रेगनेंसी होती नहीं है, इसलिए हमने कुछ और कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज नहीं करा एंड नाउ वी हैव गॉट प्रेग्नेंट, व्हाट टू डू। आइए चलिए अब इसकी बात करते हैं। सो लैक्टेशन का मतलब ही होता है ब्रेस्ट फीडिंग। हमने पढ़ा था बच्चे को दूध पिलाना आफ्टर डिलीवरी, उसे ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं और उसका टेक्निकल वर्ड लैक्टेशन होता है। एमेनोरिया का क्या मतलब है बेटा? ए का मतलब है एब्सेंट, ए का मतलब है एब्सेंट, और मेनोरिया का मतलब है, मेनोरिया का मतलब है मेंस्ट्रुएशन, मेनोरिया का मतलब है मेंस्ट्रुएशन। एक्चुअली रिया का मतलब, ये जो वर्ड होता है ना बेटा, ये इसका मतलब होता है फ्लो, फ्लो, और मेंस्ट्रुएशन का फ्लो यानी ब्लीडिंग नहीं हो रही। अभी सब समझाऊंगी मैं आपको धीरे धीरे, अभी सब समझाऊंगी, डोंट वरी, अभी हम सब समझेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अब एक बात समझो, मान लीजिए एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, लैक्टेटिंग मदर है, अभी डिलीवरी हुई है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, जो भी, तो मदर के एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन निकल रहा होगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हो। उसके लिए रिलीजिंग फैक्टर निकल रहा होगा हाइपोथैलेमस से। कितने बच्चे ये बात याद आ रही है कि हाइपोथैलेमस से 6 रिलीजिंग फैक्टर निकले थे, 3 इनहिबिटरी फैक्टर्स निकले थे। तो हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन या प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर निकल रहा होगा, जो पोर्टल वेन में जाएगा, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन अगर आपको याद आ रहा हो, और वहां से वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा और वहां से वो प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा, और वो प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट यानी मेमरी ग्लैंड्स पर आकर और फिर वो मिल्क प्रोड्यूस करवाएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा। याद आ रहा है बेटा? तो एक लैक्टेटिंग मदर जो है, उससे उसकी बॉडी में ये रिलीज हो रहा है और ये फिर ये वाला हार्मोन रिलीज करवा रहे हैं। इतना हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था। अब यानी जब एक मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है तो प्रोलैक्टिन लेवल्स काफी हाई हैं। बेटा ये प्रोलैक्टिन 2 काम कर रहा है, एक तरफ ये दूध बनवा रहा है यानी लैक्टोजेनिक है, लैक्टो वर्ड मिल्क के लिए यूज करते हैं, यानी मिल्क प्रोड्यूस करवा रहा है ताकि बच्चे को दूध मिले।
ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। दूसरी तरफ बड़ा ध्यान से सुनो बेटा, ये FSH LH को सप्रेस करता है, क्योंकि अभी बेबी छोटा है। देखो क्या सुपर इंटेलिजेंट है नेचर। अभी बच्चा छोटा है, अभी मां बच्चे को दूध पिला रही है, अभी मदर को प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, वरना इस बच्चे से ध्यान हट जाएगा, इस बच्चे की प्रॉपर केयर नहीं हो पाएगी। तो हम नहीं चाहते कि अभी नए फॉलिकल्स डेवलप हो, क्योंकि फॉलिकल डेवलप होगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, फिर LH आएगा, रप्चर होगा, ओव्यूलेशन होगा, तब जाके सेकेंड प्रेगनेंसी का चांस है। तो नेचर ने क्या किया है, ये प्रोलैक्टिन दूध तो बनवाता है, ये साथ में FSH LH, जिन्हें हमने गोनाडोट्रोपिन्स कहा था, क्योंकि गोनाड पर, ओवरी पर एक्ट करते हैं ये, फॉलिकल डेवलपमेंट करवाना, ओव्यूलेशन करवाना, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म मेंटेन कराना। हम ये सब अभी नहीं चाहते, नेचर नहीं चाहती, वो तो चाहती नहीं अभी दूसरी प्रेगनेंसी हो। सो इट सप्रेस FSH LH, और इन दोनों को हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाड्स पे काम करते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स, इन्हें सप्रेस करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। यहां तक समझ आया? यानी बेटा कोई फॉलिकल डेवलप ही नहीं करेगा, FSH ही नहीं है तो फॉलिकल भी डेवलप नहीं करेगा। याद है आपको? तभी तो जब मैंने आपको पोलर बॉडी वगैरह कैलकुलेट करना सिखाया था, तो मैंने कहा था एक प्रेगनेंसी 9 महीने और प्लस 6 महीने दूध पिलाने के 15 महीने माइनस किया करो, क्योंकि उस 6 महीने जब वो मिल्क फीड कर रही है मदर, तब भी फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, यानी तब भी मियोसिस 1 नहीं हो रहा, मियोसिस 2 नहीं हो रहा, कोई सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडी पहली वाली दूसरी वाली कुछ भी नहीं बन रहा। याद आ रहा है बेटा आपको? इसीलिए हमने 15 महीने माइनस किए थे, क्योंकि इस समय पर भी FSH LH सप्रेस्ड है। प्रेगनेंसी में तो होते ही है सप्रेस्ड, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ने सप्रेस करा हुआ है, यानी कोई फॉलिकल ही नहीं बनेगा, तो ओव्यूलेशन होने का सवाल ही नहीं उठता। इसे बोलते हैं एनओव्यूलेशन, एनओव्यूलेशन यानी एब्सेंट ओव्यूलेशन, एनओव्यूलेशन। बेटा जब फॉलिकल ही डेवलप नहीं होगा तो उसमें ग्रैन्युलोसा सेल्स भी नहीं इंक्रीज होंगे, तो ईस्ट्रोजन भी नहीं रिलीज होगा, तो एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट भी नहीं करेगी, और जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बन रहा क्योंकि ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, तो प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं बनेगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, तो एंडोमेट्रियम मोटी होगी ही नहीं बेटा। तो जब मोटी ही नहीं होगी तो झड़ेगी भी नहीं, यानी पीरियड्स नहीं आएंगे, यानी मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। है ना कितना इजी? ये चीज पूरी प्रेगनेंसी में भी हो रही थी, और ये चीज डिलीवरी के बाद भी 6 महीने तक होगी। नो फॉलिकल डेवलपमेंट, नो ओव्यूलेशन, नो मेंस्ट्रुएशन। यही तो हमने कहा है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो पीरियड्स नहीं आते हैं। वो क्यों नहीं आते? क्योंकि ये सब नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सप्रेस होते हैं। इन्हें कौन सप्रेस करता है? दूध बनाने वाला हार्मोन सप्रेस करता है। अब मेरी एक बात फुल कंसंट्रेशन से सुनना कि अगर ये सब सत्य है तो भी गुरुमा आपके पास 1-1.5 महीने में एवरेज एक केस ऐसा कैसे आ जाता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई? ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये सब तभी पॉसिबल है जब ये टोटल सप्रेस हो, टोटल ये ना हो, पीरियड्स ना आए, तभी ये पॉसिबल है। यानी ये काफी ज्यादा बन रहा हो, मदर अच्छे से दूध पिलाएगी तभी ये भी ज्यादा बनेगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी लेडी के अंदर मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसका प्रोलैक्टिन ही कम बन रहा है, तो FSH LH का सप्रेशन भी कम होगा, तो कुछ फॉलिकल डेवलप कर जाएंगे, ओव्यूलेशन हो सकता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कारण एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट सिक्रीटरी बन सकती है, और प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन ना होने पर वो झड़कर पीरियड्स भी आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है, ये तभी पॉसिबल है जब इंटेंस लैक्टेशन हो, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, यानी हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हो, तभी ये सब होगा। अब होता क्या है, लड़कियों को, विमेन को ये पता रहता है कि दूध पिलाते टाइम पर पीरियड प्रेगनेंसी नहीं होती है, लेकिन इतना डीप नॉलेज नहीं है
और मान लो उनके प्रोलैक्टिन लेवल थोड़े लो हैं, तो फॉलिकल डेवलप कर गया, ओव्यूलेशन हो गया, पीरियड्स आ गए, तो ये काम नहीं करेगा कॉन्ट्रासेप्शन की तरह। अब होता क्या है, कई बार मान लो 2 महीने बाद किसी लड़की, लेडी के, मदर के, जिसने अभी अभी डिलीवरी हुई है 2 मंथ्स पहले, 2.5 मंथ्स पहले, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, थोड़ी सी, उसने अपनी मम्मी को पूछा, सासू माँ को पूछा, या किसी घर वालों को पूछा, या किसी फ्रेंड को पूछा, उसने कहा नहीं नहीं नॉर्मल है, अभी ये पीरियड्स नहीं आए हैं तुम्हारी, ये तो डिलीवरी के बाद की ब्लीडिंग है। मेरी डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग तो 3 महीने तक चलती रही थी, हमारे टाइम पे तो 4-4 महीने ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी होती रहती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि उसका पीरियड्स आया है, ये उसका फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है। उसको तो यही लगा डिलीवरी के बाद की ब्लीडिंग होगी। उसके बाद जब उन्होंने कॉइटस करा तो उन्होंने कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं करा और प्रेगनेंसी हो गई। आ रहा है समझ में? तो इंटेंस लैक्टेशन होना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, यानी हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन होना चाहिए कि ये पूरा सप्रेस हो सके, तभी देन ओनली दिस विल एक्ट लाइक अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और ऐसा भी केवल 6 महीने आफ्टर डिलीवरी तक ही वैलिड है बेटा, क्योंकि नेचर ही बोलती है कि 6 महीने तक ही माँ का टोटल दूध पिलाना है, उसके बाद ऊपर का खाना पीना देते हैं, तो धीरे धीरे मदर की बॉडी में प्रोलैक्टिन भी कम बनने लगता है, मिल्क भी कम बनने लगता है, तो ये सप्रेशन भी कम हो जाता है, पीरियड्स भी आ जाते हैं। तो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग यहां पर वर्क कर रहा है। सो देयर शुड बी इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी, यानी फॉलोइंग पार्च्यूरेशन। इसे फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा। पार्च्यूरेशन यानी डिलीवरी के बाद में पूरी तरीके से दूध पिलाना है, इंटेंस लैक्टेशन, यानी मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड फुल्ली, मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड फुल्ली। हाई लेवल होना चाहिए बेटा प्रोलैक्टिन का, तभी सप्रेशन होगा। और अगर ऐसा होगा तो नो ओव्यूलेशन, फॉलिकल ही डेवलप नहीं करेगा तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, तो पीरियड्स भी नहीं आएंगे। तभी तो एमेनोरिया वर्ड यूज किया है, एमेनोरिया। देयर शुड बी टोटल एमेनोरिया, पीरियड्स नहीं आने चाहिए, वही मतलब है फॉलिकल नहीं बन रहा, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, और फर्टिलाइजेशन अब हो नहीं सकता, क्योंकि जब हीरो हीरोइन ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? फॉलिकल ही नहीं बन रहा बेटा, फॉलिकल ही नहीं बन रहा, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पहुंच ही नहीं रहा। अगर स्पर्म पहुंच भी गया तो कोई मतलब नहीं है, हीरो हीरोइन मिल ही नहीं पाएंगे, हीरोइन है ही नहीं, लड़की है ही नहीं बेटा। लड़की भी तो चाहिए शादी के लिए, लड़के के अलावा दोनों चाहिए ना, दूल्हा दुल्हन। और दूसरा, इट इज इफेक्टिव मैक्सिमम अप टू 6 months आफ्टर डिलीवरी। 6 महीने के बाद नेचुरली ही प्रोलैक्टिन लेवल्स बॉडी में कम होने लग जाते हैं, क्योंकि नेचर चाहता है कि अगर आपको सेकेंड चाइल्ड करना है तो 6 महीने बाद आप प्लान करना शुरू कर दीजिए। मान लो 7वें-8वें महीने में आफ्टर डिलीवरी प्रेगनेंसी हुई और 9 महीने प्रेगनेंसी के, तो मान लो 8 months की जब छोटी थी बेबी, उनकी बच्चा छोटा था, उस समय पर प्रेग्नेंट हुई लेडी, और 9 महीने और जोड़ दो तो 8 और 9 मतलब 17 महीने हो गए, तो वही 1.5 साल का गैप हो जाएगा बच्चों में, जो एक आइडियल गैप माना जाता है कि 2 साल के अराउंड आइडियल गैप मानते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी मैक्सिमम 6 महीने तक ही ये मेथड काम करता है, तभी तक प्रोलैक्टिन लेवल्स इतने हाई होते हैं। कितने स्टूडेंट्स को एक एक शब्द क्रिस्टल क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया? जरा यस या थम्स अप दे दीजिए मुझे। ये तीनों नेचुरल मेथड है, कोई टैबलेट कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, चल
तो यहां पर हमारे नेचुरल मेथड्स कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा 2A, आर्टिफिशियल के अंदर बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। बेटा बैरियर का क्या मतलब होता है? मान लो ये हीरो है, ये मान लो अपना हीरो है, ये मान लो अपनी हीरोइन है, ये अपनी हीरोइन है। इनको मिलने ही नहीं दिया जाए बेटा, इनके बीच में बैरिकेड लगा दो, बैरिकेड। तो यहां पर भी हम हीरो हीरोइन को मिलने नहीं देंगे। देखो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में तो 10th से 17th डे के बीच में कॉइटस ही अवॉइड कर दिया। विड्रॉल मेथड में कॉइटस को इंटरप्ट किया, पेनिस को विड्रॉ किया फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन, ताकि इंसेमिनेशन ना हो। और लैक्टेशनल एमेनोरिया के अंदर क्योंकि इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है 6 months आफ्टर डिलीवरी तक, प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई हैं, इसीलिए गोनाडोट्रोपिन सप्रेस्ड है, एन ओव्यूलेशन है, नो मेंस्ट्रुएशन है, इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। यहां पर भी हम हीरो हीरोइन को मिलने नहीं देंगे। सो यहां पर अ डिवाइस जिसे हम बैरियर कहेंगे, बैरियर इज यूज्ड टू प्रिवेंट, यहां भी हम हीरो हीरोइन को नहीं मिलने देंगे, टू प्रिवेंट स्पर्म एंड ओवम फ्रॉम, स्पर्म एंड ओवम एक्चुअली सेकेंडरी oocyte है, फ्रॉम फिजिकली मीटिंग ईच अदर, एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे, फिजिकली मीटिंग ईच अदर। फिजिकली मीटिंग ईच अदर, उनको रोका जाएगा, हीरो और हीरोइन को। बेटा एक डबल पेज ले लीजिए प्लीज, एक डबल पेज ले लीजिए, एक डबल पेज ले लीजिए और ऊपर हेडिंग लिख लो बैरियर मेथड। एक डबल पेज ले लीजिए, न्यू पेज, डबल पेज, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। बेटा पहली बात तो यह है, इसमें कॉन्डोम्स वगैरह आएंगे, इसमें कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जैसे इंजेक्शन लगाना है, इम्प्लांट लगाना है, यूट्रस के अंदर डिवाइस डालना है, उसमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ये कपल खुद यूज करता है, यानी सेल्फ इंसर्टेड है, और इसीलिए प्राइवेसी रहती है, खुद यूज कर सकते हैं। हेंस गिव प्राइवेसी टू यूजर, हेंस गिव प्राइवेसी टू यूजर, प्राइवेसी टू यूजर। बेटा असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो गया है, अब मेरे नादान परिंदे चैंपियन हो ही चुके हैं। सेल्फ इंसर्टेड है इसीलिए प्राइवेसी देता है, क्यों? क्योंकि सेल्फ इंसर्टेड है। बैरियर के अंदर दो मेथड्स आएंगे, थोड़ी कम जगह में लिखना केमिकल और बड़ी जगह में हम लिखेंगे फिजिकल, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर। एक बार हेडिंग लिख लो, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर, बहुत इजी है। फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर, मैं केमिकल बैरियर में छोटा बनाऊंगी कॉलम और फिजिकल बैरियर में बड़ा बनाऊंगी। सपोज इतना बना देती हूं केमिकल का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इसे 1 मान लू, 1 और इसे 2 मान लेती हूं, बेटा फिजिकल बैरियर में हम एक डिवाइस यूज करेंगे, जैसे कॉन्डोम्स। मेल्स के लिए भी आते हैं, फीमेल्स के लिए भी आते हैं। पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, मेल का जो कॉन्डोम है वो पेनिस के शेप का होगा, क्योंकि उसको पेनिस के ऊपर वेयर करेंगे। तो जब पेनिस वेजाइना के अंदर जाएगा और जब इजैक्यूलेशन यानी रिलीज ऑफ सीमन होगा, तो वो सीमन इस कॉन्डोम में रिलीज होगा और इसको फेंक दिया जाएगा। सिंगल टाइम यूज है, डिस्पोजेबल है, और स्पर्म पहुंचा ही नहीं, सीमन पहुंचा ही नहीं वेजाइना में, तो मीटिंग नहीं होगी हीरो हीरोइन की। फीमेल कॉन्डोम्स जो होते हैं वो वेजाइना के शेप के होते हैं, उन्हें वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इस केस में सीमन तो रिलीज होगा वेजाइना में, पर इस कॉन्डोम के अंदर होगा, फीमेल कॉन्डोम में।
और यहां पर ये बंद है इधर से, तो ये सीमन जो है ये वैसे भी सर्विक्स तक नहीं पहुंचेगा, ये तो वेजाइना में जो कॉन्डोम है उसमें आ जाएगा और उसको भी फेंक दिया जाएगा। तो चाहे कॉन्डोम मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही डिस्पोजेबल है, वन टाइम यूज है। मेल कॉन्डोम पेनिस के शेप का और फीमेल कॉन्डोम वेजाइना के शेप के। आइए चलिए हम इस बात को यहां पर लिख लेते हैं, प्लीज नोट करिएगा। फिजिकल बैरियर में 1A हो जाएगा कॉन्डोम्स। नाउ बोथ मेल एंड फीमेल, और दोनों में ही ये डिस्पोजेबल है। डिस्पोजेबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। बोथ मेल एंड फीमेल डिस्पोजेबल। नाउ दिस इज मेड ऑफ थिन रबर या लैटेक्स। थिन रबर या लैटेक्स के बने होते हैं, या लैटेक्स, थिन रबर या लैटेक्स। इसे थिक कर देंगे बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। पेनिस को कवर करता है ये मेल्स के अंदर, और वेजाइना और साथ में वो जो सर्विक्स है बेटा, यूट्रस का माउथ, उसे कवर करता है फीमेल्स के अंदर। थिन रबर या लैटेक्स का बना है, पेनिस को कवर करेगा मेल में, वेजाइना और सर्विक्स को फीमेल में, तो ऐसा होगा फीमेल कॉन्डोम, और इस शेप का होगा मेल कॉन्डोम। नाउ इसे जस्ट बिफोर कॉइटस वेयर किया जाएगा, जस्ट बिफोर कॉइटस, ताकि सीमन रिलीज इसके अंदर हो, ना कि वेजाइना के अंदर। जस्ट बिफोर कॉइटस। नाउ निरोध नाम से बेटा एक मेल कॉन्डोम आता है, जो इंडिया की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सके। कोई ये नहीं कि हम पे पैसे नहीं थे, सो फ्री बाय गवर्नमेंट। मेल कॉन्डोम है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट, निरोध नाम से। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ऐसी कई सारी डिजीजेस हैं, बीमारियां हैं, जैसे खतरनाक एड्स जो HIV वायरस से होती है, हेपेटाइटिस B, और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो सीमन के थ्रू मेल से फीमेल बॉडी में जा सकती हैं। तो अगर वो सीमन फीमेल बॉडी में ही नहीं जाएगा तो वो बीमारी भी नहीं जाएगी। यानी कॉन्डोम्स जो हैं, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक एड्स, प्रोटेक्ट अगेंस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक एड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कॉन्डोम्स के बारे में इंडिया में बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी है और बहुत कॉमनली लोग इसे यूज भी करते हैं। मेल कॉन्डोम्स ज्यादा यूज होते हैं रादर देन फीमेल कॉन्डोम्स जनरली, बट फीमेल कॉन्डोम्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव। लेकिन फीमेल के अंदर कुछ और भी डिवाइसेस इंसर्ट किए जा सकते हैं जो बैरियर का काम करेंगे, हीरो हीरोइन को नहीं मिलने देंगे। उन्हें कहते हैं सर्वाइकल कैप्स या वॉल्ट्स या डायफ्राम। बेटा ये सब जो है ना, ये वेजाइना के अंदर डालेंगे और जो छेद है सर्विक्स का उसको ब्लॉक कर देगा। तो यहां पे ये कॉन्डोम नहीं है, सीमन वेजाइना में ही आ रहा है, पर वो सीमन जो स्पर्म्स हैं वो सर्विक्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इनके कारण से सर्विक्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, सर्विक्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इस तरह की टोपियों जैसा स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, ऐसे टोपियों की तरह, ऐसे सर्विक्स को ब्लॉक करते हैं ये। सो दे आर इंसर्टेड इन, ये मेल्स में यूज ही नहीं होते बेटा, दे आर इंसर्टेड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर सर्विक्स,
मैं फिर कह रही हूं स्टूडेंट्स आपको, कॉन्डोम्स के अंदर तो सीमन कॉन्डोम में आ गया, उसको उठा के फेंक दिया, तो सीमन वेजाइना में आया ही नहीं। यहां पर सीमन वेजाइना में आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन सर्विक्स को हमने कवर कर दिया, सर्विक्स को कवर कर दिया। ड्यूरिंग कॉइटस, just before coitus, just before coitus, to block entry of sperms, to block entry of sperms। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूं, to block entry of sperms। बेटा ये रीयूजेबल है, ये रीयूजेबल है, कॉन्डोम डिस्पोजेबल है, वन टाइम यूज होगा, एक कॉन्डोम एक ही बार यूज होगा। कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल बट दे आर रीयूजेबल, रीयूजेबल। ये भी रबर के ही बने हुए हैं, मेड ऑफ रबर, मेड ऑफ रबर। कॉन्डोम्स भी रबर या लैटेक्स के बने हुए हैं। अब मेरी बात फुल कंसंट्रेशन से सुनिएगा। कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कोई भी बैरियर मेथड है, चाहे कॉन्डोम्स हैं, चाहे सर्वाइकल कैप्स हैं, वॉल्ट्स हैं, डायफ्राम्स हैं, वो सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्शन देते हैं? कितनों को अभी तक ये बात लगती थी या लगती है? प्लीज यस या थम्स अप भेजिए, क्योंकि अब मैं लिखने वाली हूं नेक्स्ट लाइन, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडीज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एसटीडी से प्रोटेक्शन केवल कॉन्डोम देता है, केवल कॉन्डोम, ये नहीं देते, क्योंकि इसमें सीमन वेजाइना में आ रहा है, तो जो वायरस बैक्टीरिया है वो बॉडी में बिल्कुल जा सकता है और डिजीज कर सकता है। सिर्फ कॉन्डोम्स गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए यानी बेसिकली अगर बात की जाए बेटा, बैरियर मेथड में जो भी सीमन निकल रहा है, इजैकुलेटेड सीमन, इट डू नॉट एंटर। आप नीचे लिख सकते हो बेटा, आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो, ये बैरियर मेथड की कॉमन बात है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। भाई कॉन्डोम के अंदर तो सीमन कॉन्डोम में जा रहा है और उसको फेंक रहे हैं, और सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, इनके अंदर भी जो रिलीज हो रहा है सीमन, वो वेजाइना में तो आ रहा है, लेकिन वो आगे सर्विक्स, यूट्रस, वो सब नहीं जा रहा, तो पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जा रहा। जो भी सीमन रिलीज हुआ है डू नॉट एंटर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसीलिए फर्टिलाइजेशन का चांस ही नहीं है। सो कंसेप्शन डू नॉट अकर, सो कंसेप्शन डू नॉट अकर। और ये हो गया असर्शन रीजन का क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन कि बैरियर मेथड से कंसेप्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इजैकुलेटेड सीमन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक, फैलोपियन ट्यूब तक सीमन पहुंचेगा ही नहीं, स्पर्म्स पहुंचेंगे ही नहीं। हो जाए तो एक बार डन लिख दीजिएगा मुझे। हो जाए तो प्लीज एक बार डन कर दीजिए। इंजेक्टेबल्स के बारे में बाद में बताऊंगी स्टूडेंट्स, अभी वन बाय वन करने दो पहले। हो गया? चलो अब केमिकल का क्या रोल है बेटा? बेसिकली ये कुछ क्रीम्स हैं, जेलीज हैं, फोम्स हैं जो स्पर्म को किल कर सकती हैं। फीटस को किल करना फीटिसाइड, स्पर्म को किल करना स्पर्मीसाइड। तो ये स्पर्मीसाइडल
स्पर्मिसाइडल यानी विच किल्स स्पर्म्स, ऐसी क्रीम्स, जेलीज या फॉर्म्स आते हैं, फोम्स, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज या फॉर्म्स आते हैं, स्पर्मिसाइडल। करा क्या जाता है, जो भी बैरियर मेथड यूज किया जा रहा है उसके अंदर इस क्रीम, जेली या फॉर्म को लगा देते हैं। सो दे आर यूज्ड अलोंग विथ फिजिकल बैरियर। जो भी फिजिकल बैरियर यूज किया जा रहा है उसके साथ इसको यूज करते हैं, अलोंग विथ फिजिकल बैरियर, टू इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, टू इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। और ये मेरे प्यारे नादान परिंदों, कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया। क्यों यूज करते हैं फिजिकल के साथ, ताकि कॉन्ट्रासेप्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। मतलब ये भी बहुत इफेक्टिव है, पर आपने तो और स्पर्म को मारने वाली जेली क्रीम लगा दी तो बच ही नहीं सकते हैं, वेजाइना में भी मार दिए जाएंगे, कॉन्डोम के अंदर भी मार दिए जाएंगे, तो अपन ने चांस ही नहीं लिया कि एक स्पर्म भी छूट जाए और हीरोइन तक पहुंच जाए। चलिए मेरे नादान परिंदों, हो जाए तो एक बार डन लिख दो। यहां पर हमारा पहला आर्टिफिशियल मेथड कंप्लीट होता है। हमने 3 नेचुरल मेथड्स देखे, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमेनोरिया, और हमने आर्टिफिशियल में पहला देखा बैरियर, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल बैरियर की बात की। अब एक न्यू पेज ले लीजिए, ये कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट लिखिएगा इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या एनसीईआरटी ने लिखा है इसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। एक्चुअली इसका पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, क्योंकि ये प्रेगनेंसी रोक रहा है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, स्टूडेंट्स इसे शॉर्ट में लिख देते हैं IUCD या IUD। एक्चुअली हम लोग ना IUCD बोलते हैं, क्योंकि जब आप गायनेक पढ़ोगे MBBS में जाकर, तो बेटा IUD का मतलब इंट्रा यूटेराइन डेथ भी होता है। अगर फीटस की डेथ हो जाए मां के यूट्रस के अंदर, तो उसको हम लोग IUD बोलते हैं कि IUD हो गया। तो हम लोग इसके लिए IUCD ही यूज करते हैं एक्चुअली, पर एनसीईआरटी ने IUD लिखा है। नाउ नाम से ही समझ में आ रहा है कि दिस इज इंसर्टेड इन। बेटा इस डिवाइस को यूट्रस में लगाया जाएगा, फीमेल के अंदर। अब अगर यूट्रस में लगाएंगे तो नेचुरली वेजाइना, सर्विक्स और फिर यूट्रस आएगा, यानी थ्रू वेजाइना। ऐसा नहीं है बेटा सर्जरी करके पेट काट के और यूट्रस में लगाते हैं, नहीं, मैं आपको बताऊंगी अभी कैसे लगाते हैं। वी कॉमनली डू दिस इन आवर OPD। इसके लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी उस कपल को, या एक्सपर्ट नर्सेस की जरूरत पड़ेगी। रिक्वायर्ड डॉक्टर से ही लगवाना चाहिए वैसे। सो डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सेस हॉस्पिटल सेटअप में जाके। बैरियर मेथड कपल खुद यूज कर सकता है, सेल्फ इंसर्टेड था, प्राइवेसी थी, यहां पर डॉक्टर या नर्स की जरूरत पड़ेगी। नाउ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, अभी मस्त तरीके से सब बताऊंगी, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत कॉमन है IUDs। ये लाइन एनसीईआरटी की इसके लिए लिखी गई है, तो आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते हो कि वो तो कॉन्डोम ज्यादा चलते हैं या गोलियां ज्यादा हैं गर्भ निरोधन की, नहीं, ये लाइन एनसीईआरटी की इसके लिए लिखी गई है। नाउ इट इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव टू डिले प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया कॉन्ट्रासेप्शन है। या टू स्पेस चिल्ड्रन, अभी समझाती हूं आपको, प्रैक्टिकल बात भी बताती हूं। टू स्पेस चिल्ड्रन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम लोग IUCD तभी लगाते हैं किसी
कपल में, विमेन को, लेडी को, जब उसके कम से कम एक बच्चा हो। कभी भी अगर कोई न्यूली मैरिड है, एक भी चाइल्ड नहीं है, हम लोग आईयूसीडी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं देते, क्योंकि बेटा आप यूट्रस के अंदर कोई चीज डाल रहे हो, ईश्वर नहीं करे लेकिन अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो आगे प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है, इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, जेस्टेशन पीरियड में प्रॉब्लम हो सकती है। वी नेवर, नली पैरस मतलब जिसके एक भी बच्चा नहीं है, उसको हम लोग आईयूसीडी कभी नहीं लगाते। ये प्रैक्टिकल बात आपको बता रही हूँ, भले ही एनसीईआरटी में नहीं दी है। उनको या तो बैरियर मेथड बोलते हैं, नेचुरल मेथड या बैरियर मेथड, या पिल्स, गोलियां या इंजेक्शंस, बट वी नेवर इंसर्ट आईयूसीडीज। लेकिन अगर एक चाइल्ड है कम से कम मिनिमम, तो ये आइडियल आदर्श मेथड है कि अब आपको थोड़ा दूसरी प्रेगनेंसी 2 साल 3 साल बाद करनी है या वो 2 बच्चों में गैप करना है, उसके लिए आइडियल मेथड है। उसका रीजन ये है कि बैरियर मेथड हर बार यूज करना पड़ेगा जब भी कॉइटस होगा। पिल्स भी मैं आपको बताऊंगी डेली खानी पड़ती है, डेली गोली लेनी पड़ती है, टैबलेट लेनी पड़ती है। इंजेक्शंस भी हर 2-2 महीने 3-3 महीने में लेने पड़ते हैं। ये 3 इयर्स वाली भी आती है, 5 इयर्स वाली भी आती है। कॉपर टी, मल्टी लोड अभी बताऊंगी आपको। तो एक बार लगा लिया 3 साल तक नो टेंशन, जिस दिन निकालेंगे उसके बाद जब चाहे प्रेगनेंसी हो जाती है। बीच में भी निकाल सकते हैं, मान लो 3 साल वाली लगवाई है पर 1 साल बाद उनको लगा कि नहीं अब हमको चाहिए चाइल्ड, तो इसको आप रिमूव करवाएंगे वो कपल और आराम से प्रेगनेंसी हो सकती है। सो आइडियल, बहुत बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव है टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। ऑफ कोर्स खुद लेडी नहीं लगा सकती, यूट्रस के अंदर कोई चीज डाल रहे हैं, कैसे अभी हम धीरे धीरे आपको सब सिखाऊंगी मैं। चलिए आइए एक न्यू पेज ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईयूडी या आईयूसीडी की 3 जनरेशंस की अब हम बात करेंगे। धीरे धीरे कर कर इसमें एडवांसमेंट्स हुए हैं बेटा, कैसे एडवांसमेंट्स हुए हैं वो हम बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं अब जो मैं आपको पढ़ा रही हूं उससे कॉमनली। बेटा सबसे पहले जो आईयूसीडीज बनाए गए थे, जिसमें एक एग्जांपल है लिपीज लूप, उसमें कोई हार्मोन यूज नहीं करा गया था, उसमें कॉपर भी यूज नहीं किया गया था। उसके अंदर एक ऐसा केमिकल था जो स्पर्म्स को खा जाता है। तो यूट्रस के अंदर ये डिवाइस लगा हुआ है, सीमन आएगा, स्पर्म्स आएंगे वेजाइना में, सर्विक्स क्रॉस करेंगे, यूट्रस में जाएंगे और यहां ये स्पर्म्स को खा जाएंगे। इन्हें बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन या नॉन मेडिकेटेड आईयूसीडीज। ये पहली जनरेशन थे बेटा, इन्हें नॉन मेडिकेटेड आईयूसीडीज भी कहते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूसीडीज। ये है फर्स्ट जनरेशन। इसका एग्जाम्पल आपको आना चाहिए और इसका एग्जाम्पल होता है लिपीज लूप, लिपीज लूप, लिपीज लूप, फर्स्ट जनरेशन लिपीज लूप। दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस, फैगो मतलब ईटिंग, साइटोसिस मतलब सेल। कौन सा सेल बेटा? स्पर्म भी तो सेल है। कहां पर? यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर स्पर्म्स को खा जाएगा वो केमिकल, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन यूट्रस। फर्स्ट जनरेशन के अंदर कॉपर डाला गया, तो ये है सेकेंड जनरेशन या कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी सेकेंड जनरेशन। और एडवांसमेंट जब हुआ स्टूडेंट्स, इनके अंदर कॉपर है, इन्हें भी यूट्रस में लगा दिया, धीरे धीरे कॉपर आयन रिलीज होते रहते हैं और वो कॉपर आयंस क्या करते हैं, जो स्पर्म्स आ रहे हैं सीमन से उनकी मोटिलिटी रिड्यूस कर देते हैं ताकि वो फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुंचे। और दूसरा, उनकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, वो जो कैपेसिटेशन हो रहा था, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है जिसके थ्रू वो कोरोना जोना सबको पियर्स करते हुए सेकेंडरी oocyte में घुसते थे, उसे भी रिड्यूस कर देंगे। कॉपर आयंस हैं इसके अंदर, कॉपर आयंस। सो एग्जाम्पल के लिए अभी मैं जगह छोड़ रही हूं, 3 लाइंस छोड़ देना आप। कॉपर आयंस सप्रेस,
कितनी ही बार इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। कॉपर आयन सप्रेस स्पर्म्स मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ये सब कॉपर आयंस करते हैं। मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को सप्रेस कर देते हैं। बेटा इसके अंदर कॉपर टी आता है, कॉपर 7 आता है और एक मल्टी लोड 375 आता है। मल्टी लोड 375 कॉपर टी इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में मिलती है। मल्टी लोड 300-350 रुपए का आता है। कॉपर 7 तो ज्यादा नहीं लगाते, प्रैक्टिकली बात बता रही हूं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कॉपर टी लगाते हैं और जो थोड़े अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, थोड़ा सा महंगा जिन्हें लगवाना है वो मल्टी लोड 375 लाते हैं बहुत कॉमनली। हाँ, इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं दे रहे हैं, कोई बेहोश नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल ओपीडी में पेशेंट आएगी, वर्किंग लेडी है तो अपनी जॉब से आएगी, लगवाएगी और घर चली जाएगी। बेसिकली इसमें क्या होता है, आइए मैं आपको एक बार समझाती हूं। इसमें क्या होता है बेटा, टी नाम क्यों दिया है, ऐसा टी शेप का एक डिवाइस आता है। इस डिवाइस पर कॉपर इस तरह से लिपटा हुआ है, पूरा कॉपर, और यहां पर 2 ऐसे पतले पतले धागे होते हैं। होता क्या है, थोड़ा सा इमेजिन करना आप, जैसे पेन होता है, पेन जिसके अंदर रिफिल होती है, तो ऐसा ही एक केस आता है, पाइप आता है, पाइप समझ लो आप, पाइप स्ट्रॉ, और उसके अंदर ये कॉपर टी जो है, ये ऐसे लिम्स इसके बंद हैं, ये पूरी उसके अंदर होती है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको जनरली पीरियड्स के डे 4th 5th पर बुलाते हैं। शुरू में नहीं बुलाते क्योंकि तब हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो अनकंफर्टेबल होगा पेशेंट के लिए, और बाद में भी नहीं बुलाते, ओव्यूलेशन के टाइम या ल्यूटियल फेज में। हम जस्ट पीरियड्स एंड हो रहे होते हैं तब बुलाते हैं, क्योंकि उस समय सर्विक्स थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा ओपन होता है, तो इजी टू इंसर्ट होता है। तो पीरियड्स के 4th 5th डे उस लेडी को बुलाया और सबसे पहले हम लोग इंटरनल एग्जामिनेशन करके वेजाइना की लेंथ देख लेते हैं कितनी है, आइडिया हो जाता है। उसके बाद में बहुत इजी प्रोसीजर होता है, कोई एनेस्थीसिया नहीं है। ओपीडी में नॉर्मल टेबल पर वो लेडी लेटेगी, पैर अपने नॉर्मल जो मैंने आपको सिखाया है वैसी पोजीशन सिंपल होगी। वेजाइना के थ्रू पूरा पाइप जो है, पाइप उसके अंदर ये कॉपर टी है, ऐसे दोनों लिम्स ऐसे हैं, उसको अंदर इंसर्ट करेंगे, कॉपर टी को इंसर्ट करेंगे, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में जाएगी, और यूट्रस में जब पहुंचेगी तो हम इस पाइप को खींच लेंगे। तो पाइप के अंदर ये ऐसा बंद था, जैसे आप पाइप खींचोगे ये दोनों खुल जाएंगे, तो ऐसी हो जाएगी। और ये धागा बहुत लंबा आता है, तो ये धागा यूट्रस से चालू होके सर्विक्स पूरी वेजाइना से बाहर निकलता है। तो इस धागे को फिर हम काट देते हैं, हम इसको थोड़ा सा रहने देते हैं वेजाइना के बाहर। क्यों रहने देते हैं, ताकि लेडी उसको टच करके चेक कर सकती है टाइम टू टाइम कि कॉपर टी जगह पर है, कहीं ऐसा तो नहीं है पीरियड्स में ब्लीडिंग में निकल गई हो, छोटी सी होती है। क्योंकि सेम मल्टी लोड 375 भी इसी तरह से इंसर्ट किया जाता है, सेम फंडा होता है, सेम एग्जैक्टली सेम। नॉर्मली आप बिना सोनोग्राफी के हाथ से खुद भी आराम से इंसर्ट होती है, और कभी कभी सोनोग्राफी में देखते हुए भी इसको पोजीशन कर सकते हैं। तो यूट्रस में जाके इसके लिम्स खुलकर वहीं पर ही अटक जाती है। धीरे धीरे इसके कॉपर आयंस रिलीज होते हैं। ये 3 इयर्स वाली भी आती है, 5 इयर्स वाले भी आते हैं, और जितने साल वाली होगी उतना ज्यादा कॉपर होगा और अकॉर्डिंगली वो रिलीज होता रहता है। सो दिस इज हाउ वी इंसर्ट, राइट। चलिए, तो ये हो गया अपना सेकेंड। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आता है कि कॉपर रिलीजिंग कौन सा है, या जो अभी पढ़ाऊंगी वो कौन सा, एग्जाम्पल्स पे। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी और कॉपर 7 तो याद रह जाता है, इनके नाम में कॉपर है, पर ध्यान रखना मल्टी लोड 375 भी कॉपर वाली ही होती है। अब इसके बाद और एडवांसमेंट हुआ तो 3rd कैटेगरी की आई। आपको एक और मजेदार बात बताती हूँ स्टूडेंट, शायद आपको पहले भी बताई थी मैंने, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जैसे जब मैं भी अपना MBBS कर रही थी, फाइनल प्रॉफ की बात है, गायनेक पोस्टिंग्स होती थी,
तो हमारी जो सीनियर थी, हेड प्रोफेसर थी, वो तो अगर किसी के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और फिर वो हमारे पास डिलीवरी के लिए आई है, तो वो तो कहती थी इसको बताने की भी जरूरत नहीं है, कॉपर्टी लगाकर ही भेजो, क्योंकि कायदे से तो अभी नहीं लगाना चाहिए भाई, वो आएगी वापस, उसको बुलाएंगे पोस्ट नेटल विजिट के लिए, बट बहुत सारे इंटीरियर्स में आज भी ऐसा होता है, डिलीवरी होगी दोबारा आते ही नहीं है गायनेक के पास, हॉस्पिटल आते ही नहीं है चेकअप कराने, बोले सब बढ़िया, हमको क्या करना। तो वो तो बोलते थे कि भैया अभी फिर 2 महीने में प्रेग्नेंट होकर आ जाएगी, 3 महीने में प्रेगनेंसी हो जाएगी, कॉन्ट्रासेप्शन का नॉलेज होता नहीं, बोले आप तो कॉपर्टी लगाकर भेजो। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें बाय बुक्स नहीं है, बट बाय योर एक्सपीरियंस टू हेल्प द अदर पर्सन आपको एज अ डॉक्टर भी करनी पड़ती है। चलिए आइए थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। अब इसमें हार्मोन यूज होगा, सो दे आर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। थर्ड जनरेशन, लेटेस्ट जनरेशन अभी यही है, सबसे महंगी भी यही आती है, थर्ड जनरेशन। इफेक्टिव है बेटा, सारी इफेक्टिव है, थर्ड जनरेशन। अब सवाल उठता है कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। बेटा इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन। भैया स्क्रीन, एक का नाम है प्रोजेस्टासर्ट और एक है लीवोनॉर्जेस्ट्रिल 20, फुल फॉर्म भी आना चाहिए, लीवोनॉर्जेस्ट्रिल 20। ये दोनों बेसिकली बेटा प्रोजेस्टेरॉन है, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन है, लैब में बनाए गए हैं बाय द डॉक्टर्स, बाय द साइंटिस्ट। लीवोनॉर्जेस्ट्रिल 20, LNG 20 या प्रोजेस्टासर्ट। अब ये कैसे काम करते? नहीं, नॉट एट ऑल पेनफुल, बिल्कुल नहीं होता बेटा, बिल्कुल कोई दर्द नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, एब्सोल्युटली नो पेन एट ऑल। सिंपल सा प्रोसीजर होता है, 5 मिनट लगते हैं कॉपर्टी डालने में या मल्टीलोड डालने में, या ये वाली अभी जो सिखाऊंगी। बेटा इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, तरीका बिल्कुल वही है, वैसे ही सेम इंसर्ट करते हैं। हाँ, हम लोग ये जरूर बोलते हैं जब भी कोई आईयूडी इंसर्ट करते हैं कि पहले पीरियड्स के बाद में, इसके बाद जब पीरियड आएगा तो एक बार आप चेकअप कराने आ जाना, क्योंकि अगर ये निकली भी बॉडी से ना तो पहले पीरियड में निकल जाती है, अगर ढंग से इंसर्ट नहीं हुई है, वरना तो आज तक यार मेरे साथ तो टचवुड कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये वुड नहीं है, पर भूसा तो इसमें भी भरा है ना, तो दिमाग भी वुड ही हो गया। चलिए, तो टचवुड कि कभी किसी की कॉपर्टी मल्टीलोड कोई आईयूडी निकली हो। अब इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन है, आपको याद है मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी में जो सर्विक्स होता है वहां पर एक थिक म्यूकस का प्लग बन जाता है प्रोजेस्टेरॉन के कारण, और जब डिलीवरी होती है, जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल होगा, ईस्ट्रोजन हाई होगा, तो ये म्यूकस का प्लग जो है ये पतला होता है ताकि डिलीवरी हो सके। कितने लोगों को याद आ रहा है? तो इसमें हम आर्टिफिशियली प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं, बॉडी जितना प्रोजेस्टेरॉन बना रही है उससे ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं, और वो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सर्विक्स के म्यूकस को थिक बना देगा, सो मेक्स सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। बेटा स्पर्म्स क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे सर्विक्स को, थिक हो जाएगा सर्विक्स का म्यूकस। प्रेगनेंसी तो अभी हुई नहीं है, ये तो नॉन प्रेग्नेंट लेडी के लगा रहे हैं बेटा, तो सर्विक्स जो है वो स्पर्म्स का दुश्मन बन जाएगा, स्पर्म सर्विक्स को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे उस थिक म्यूकस के कारण। ओव्यूलेशन के टाइम पर ये म्यूकस एकदम पतला पतला होता है बेटा, ताकि स्पर्म एंटर करें, लेकिन आपने आर्टिफिशियली प्रोजेस्टेरॉन दिया है जिसने सर्विक्स के म्यूकस को बहुत गाढ़ा थिक बना दिया है। और दूसरा, मेक्स यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। कितने स्टूडेंट्स हैं बताइए जिन्हें ये बात कभी समझ नहीं आई कि गुरुमा एक तरफ तो प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, यानी उसी से यूट्रस में प्रेगनेंसी टिकती है, और दूसरी तरफ जब यहां प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं तो यूट्रस अनसूटेबल हो गया है इम्प्लांटेशन के लिए। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में कभी ना कभी ये बात आई है, बताइए। कोई स्किन डैमेज नहीं होता, कुछ नहीं होता। बेटा मिरेना नाम से आता है ये मार्केट में हार्मोन रिलीजिंग, 8,000 से 9,000 रुपए का। कॉपर्टी तो फ्री है, मल्टीलोड 300 350 रुपए का आता है, 300-350 रुपीज का, ये 8,000 से 9,000 रुपीज का आता है, काफी महंगा आता है। आओ चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट,
कॉन्सेप्ट। सो प्लीज लिखिएगा, नेक्स्ट पेज ले लीजिए। जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज हैं उनकी बात हो रही है और उनमें ओनली प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन नहीं दे रहे हैं, ओनली प्रोजेस्टेरॉन है। या तो प्रोजेस्टासर्ट है या लीवोनॉर्जेस्ट्रिल है। 30 कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। एक चीज तो हम समझ गए हैं कि प्रोजेस्टेरॉन जो है इट मेक्स सर्वाइकल म्यूकस थिक, सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर देगा, तो स्पर्म अंदर ही नहीं घुस पाएंगे। ये तो हमको समझ में आ गया। रिटार्ड यानी स्टॉप्स स्पर्म एंट्री, तो वेजाइना में स्पर्म आएंगे लेकिन सर्विक्स को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। ये तो हम समझ गए। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी हो गया, ये तो हम समझ गए। ठीक है, नाउ बेटा जब अकेला प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, ध्यान से सुनो, मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था कि प्रोजेस्टेरॉन उसी एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी बनाता है जिसको पहले ईस्ट्रोजन ने प्रोलिफरेट किया हो। यहां पर आप केवल प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रेगनेंसी में जब प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है तो वो FSH, LH और उन्हें निकालने वाला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस उन सबको सप्रेस करता है। कितने बच्चों को याद है कि प्रेगनेंसी में जब प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है तो वो FSH, LH को सप्रेस करता है। सेम काम प्रोलैक्टिन भी कर रहा है डिलीवरी के बाद, अभी अभी हमने पढ़ा था, ताकि और फॉलिकल डेवलप ना हो। और हम यहां पर आर्टिफिशियली एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं, तो वो जो GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और FSH, LH एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, उन सब को सप्रेस कर देगा, सप्रेस। अभी अभी लैक्टेशनल एमेनोरिया में भी हमने पढ़ा था कि वहां पर भी जब प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है वो भी यही काम कर रहा था बेटा, वो भी यही काम कर रहा था। अभी हमने पढ़ा था, वो भी सेम यही काम कर रहा था जो प्रोलैक्टिन था। अब जब FSH नहीं होगा तो फॉलिकल्स भी डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि आप आर्टिफिशियली बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हो, तो फॉलिकल भी डेवलप नहीं होगा। और LH नहीं होगा तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। और वैसे भी बेटा जब फॉलिकल ही डेवलप नहीं हो रहा तो ओव्यूलेशन होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब क्योंकि फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो ईस्ट्रोजन भी रिलीज नहीं होगा, यानी एंडोमेट्रियम मोटी भी नहीं होगी, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट भी नहीं करेगी। मैं कॉन्सेप्ट सिखा रही हूं आपको। और बेटा जब एंडोमेट्रियम ही मोटी नहीं होगी, आप कितना ही प्रोजेस्टेरॉन दे दो, सिक्रीटरी क्या खाक बनेगी? इम्प्लांटेशन पॉसिबल ही नहीं है बेटा। इनहिबिट इम्प्लांटेशन का चांस ही नहीं है। मैं आपको फिर से सिखा रही हूं, फिर से समझा रही हूं, इतना लिखकर मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। सुनिए, उस लेडी के नॉर्मली फॉलिकल डेवलप होता, ईस्ट्रोजन निकलता, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होती, ओव्यूलेशन होता, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता, प्रोजेस्टेरॉन निकलता, एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी भी होती, प्रेगनेंसी का चांस हो जाता। वो लेडी प्रेगनेंसी नहीं चाहती, तो उसने आर्टिफिशियली प्रोजेस्टेरॉन उसके यूट्रस में डाला, आर्टिफिशियली। ये काम तो करे ही है, इससे अपन ये तो समझ ही गए अपन। अब इस प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया भाई, नॉर्मली जितना प्रोजेस्टेरॉन निकलता वो तो कब निकलता, जब पहले FSH से फॉलिकल डेवलपमेंट होता, ईस्ट्रोजन बनता, ओव्यूलेशन होता, कॉर्पस ल्यूटियम बनता, तब जाकर प्रोजेस्टेरॉन बनता 14वें दिन के बाद, 14th डे ऑफ साइकिल के बाद। आपने पहले ही प्रोजेस्टेरॉन दे दिया है आर्टिफिशियली, और उस प्रोजेस्टेरॉन ने इन्हें सप्रेस कर दिया।
तो बेटा अब तो फॉलिकल बनेगा ही नहीं, तो ईस्ट्रोजन निकलेगा ही नहीं, तो एंडोमेट्रियम मोटी होगी ही नहीं, तो इम्प्लांटेशन का चांस ही नहीं है, ओव्यूलेशन भी नहीं होगा नेचुरली। आ रहा है समझ में? इट विल इनहिबिट इम्प्लांटेशन, यानी मेक्स यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, जो एनसीईआरटी में लिखा है। क्लियर? आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। आपको तो दो चीजें पूछेंगे, एक सर्विक्स के म्यूकस को थिक बनाते हैं, सर्विक्स को हॉस्टाइल यानी दुश्मन बनाते हैं स्पर्म्स का, और दूसरा यूट्रस को अनसूटेबल बनाते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा, नो डाउट ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा। चलिए अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग एक बार लिखिएगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये अभी पढ़ाना इसीलिए जरूरी है, इसका मैकेनिज्म बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसको मैं रिलेट करूंगी आईयूडी के साथ। अभी बेटा इसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। पिल का मतलब होता है गोलियां, टैबलेट्स, जो हम टैबलेट खाते हैं, पिल्स। ओरल का मतलब होता है मुंह, आप मुंह से गोली खाओगे या कैप्सूल खाओगे, इसीलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसीलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। सो यूज्ड इन फॉर्म ऑफ पिल्स, इन फॉर्म ऑफ पिल्स, पिल्स मतलब टैबलेट्स हैं बेटा, टैबलेट्स, इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स कॉमनली कॉल्ड पिल्स। चलो मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखती हूं, इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स कॉमनली कॉल्ड पिल्स। गोलियों को ही, टैबलेट्स को ही पिल्स कहते हैं। तो बेसिकली टैबलेट्स मुंह से खा रहे हैं, टैबलेट्स खाएंगे यहां पे। शॉर्ट में इसको ओसीपी लिख देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। देखो बेटा ये दो तरह की होती हैं, एक मैं बाद में बताऊंगी आपको, जिसमें कोई हार्मोन नहीं होता, यानी कोई स्टेरॉइड नहीं है। आपको मालूम है बेटा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स है, मालूम है ना? तो नॉन हार्मोनल नॉन स्टेरॉइडल ओसीपी जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई थी, सहेली, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, इसके बारे में मुझे अभी बात नहीं करनी है, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? मैं बात करूंगी जिसमें हार्मोन देंगे, यानी स्टेरॉइडल, स्टेरॉइड है ना, या हार्मोनल ओसीपी, हार्मोनल ओसीपीस, स्टेरॉइडल या हार्मोनल ओसीपीस। बेटा ये भी दो तरह की होती हैं, ये भी दो तरह की होती हैं। कुछ ऐसी गोलियां आती हैं जिनमें केवल प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, ओनली प्रोजेस्टेरॉन। ये तो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे अभी अभी हमने बात की थी आईयूडी की। इन्हें मिनी पिल्स भी बोलते हैं, इन्हें मिनी पिल्स भी बोलते हैं, ओनली प्रोजेस्टेरॉन या मिनी पिल्स। इसमें ओनली प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टोजन नाम से होता है, प्रोजेस्टोजन, प्रोजेस्टेरॉन ही है बेटा, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन है। और एक होती है जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों देते हैं, यानी कंबाइंड ओसीपी, कंबाइंड, कंबाइंड, कंबाइंड मतलब क्या कंबाइंड है? इसमें ईस्ट्रोजन भी देंगे और प्रोजेस्टेरॉन भी देंगे। अब सवाल उठता है कि कब कंबाइंड देंगे और कब ओनली प्रोजेस्टेरॉन देंगे, वो भी आपको बताऊंगी बेटा। ये सरकार मुफ्त में बांटती है, माला डी माला एन नाम से, और भी बहुत सारी मार्केट में आती हैं अलग अलग, पर माला डी माला एन गवर्नमेंट फ्री में देती है। तो बैरियर मेथड में निरोध मेल कॉन्डोम्स फ्री में देती है, आईयूसीडी में कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी फ्री में लगती है, और ओसीपीस गोलियों में माला डी माला एन फ्री में आती है। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूं मैं,
आज सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूं, बाकी डिटेल्स टाइम अगर नहीं बच पाएगा सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ाती हूं। चलो आ जाओ, एक न्यू पेज ले लो बेटा, एक न्यू पेज ले लो, एक न्यू पेज ले लो। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन दें, या हम ओनली प्रोजेस्टेरॉन वाली गोली दें, टैबलेट दें, ओनली प्रोजेस्टेरॉन ओसीपी। सवाल उठता है गुरुमा गोली क्यों दे रहे हो आप, वो लगा दो ना आईयूडी ओनली प्रोजेस्टेरॉन वाला। भाई वो लेडी आईयूडी नहीं लगवाना चाहती है, या भी उसके एक भी बच्चा नहीं है, हम भी आईयूडी लगाना नहीं चाहते हैं, तो हम उसको गोली दे देंगे। और भी कहां देंगे ओनली प्रोजेस्टेरॉन, मैं बताऊंगी। एक तो हमें पता है इट विल ऑल्टर सर्वाइकल म्यूकस क्वालिटी, ये सर्विक्स के म्यूकस को थिक बना देगा, थिक, उसकी क्वालिटी को चेंज कर देगा, मेक इट थिक। एनसीईआरटी की लैंग्वेज बता रही हूं आपको। ऑल्टर, ऑल्टर मतलब चेंज, कैसा कर देगा, गाढ़ा कर देगा, गाढ़ा, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, उसे थिक बना देगा ताकि स्पर्म ना घुसे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। रिटार्ड या प्रिवेंट स्पर्म एंट्री, अभी अभी मैंने आपको प्रोजेस्टासर्ट या LNG-20 में ये बात सिखाई भी थी। नाउ दूसरा मैंने आपको बताया था कि इट विल मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, फॉर इम्प्लांटेशन। मैंने आपको बताया था बेटा कि प्रोजेस्टेरॉन FSH LH को सप्रेस कर देगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा, एंडोमेट्रियम मोटी नहीं होगी, प्रोलिफरेट नहीं करेगी, तो इम्प्लांटेशन का चांस ही नहीं है। यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये दोनों बातें मैं आपको अभी अभी पढ़ा चुकी हूं। चाहे डिवाइस यूट्रस में लगाओ, चाहे मुंह से गोली दो, एक ही काम करने वाले हैं। अब अगर हमने कॉम्बिनेशन दिया तो क्या होगा, अगर हमने कॉम्बिनेशन दिया, देखो बेटा, अगर आपने कॉम्बिनेशन वाली गोली दी तो भी प्रोजेस्टेरॉन ये काम तो करेगा ही। तो कॉम्बिनेशन में भी जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एक तो ये काम कर देगा, लेकिन अच्छा आप ये भी जानते हो कि प्रोजेस्टेरॉन भी और इवन ईस्ट्रोजन भी ये सप्रेस कर देंगे वही GnRH को, FSH को, LH को। ये भी अपन को पता है कि प्रोजेस्टेरॉन तो है ही ना बेटा, अभी अभी तो बात की है। तो आप चाहे अकेला प्रोजेस्टेरॉन दो, चाहे ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन दो, FSH LH तो सप्रेस होगा, प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस करेगा, इवन हाई ईस्ट्रोजन भी सप्रेस करता है, प्रेगनेंसी में हमने देखी है ये बात। यानी नो फॉलिकल डेवलपमेंट, फॉलिकल ये भी डेवलप नहीं होगा, और जब फॉलिकल ही डेवलप नहीं होगा, ग्रैन्युलोसा सेल्स नहीं होंगे, तो ईस्ट्रोजन बॉडी के अंदर बनेगा भी नहीं। नो ईस्ट्रोजन सिक्रीशन, बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा। तो आप कहोगे गुरुमा ये तो वही बात हो गई ना, मेक्स यूट्रस अनसूटेबल। पर बेटा आप तो ईस्ट्रोजन दे रहे हो बाहर से, आपको इस ईस्ट्रोजन की जरूरत भी नहीं है, आप तो ईस्ट्रोजन बाहर से दे रहे हो, तो एंडोमेट्रियम तो मोटी हो जाएगी, फिर अनसूटेबल कैसे होगा, फिर अनसूटेबल कैसे होगा। हाँ, फॉलिकल नहीं बनेगा तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, ये तो हम समझ गए, ये तो हम समझ गए, ओव्यूलेशन नहीं होगा। मैं आपको क्या कह रही हूं, फुल कंसंट्रेशन से सुनो। मैंने अभी अभी आपको ये पढ़ाया था कि अगर हम आईयूडी लगाएं हार्मोन वाला, प्रोजेस्टेरॉन वाला, तो वो ये काम और ये काम करता है। और ये काम कैसे करता है, क्योंकि वो इसको सप्रेस करता है, फॉलिकल बनता नहीं है, ईस्ट्रोजन बनता नहीं है, एंडोमेट्रियम मोटी नहीं होती, और इसीलिए ऐसा हो जाता है। ऑफ कोर्स ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या डिफरेंस आ गया, अगर आपने ऐसी गोली दी और ये सब कुछ हुआ भी, तो बेटा ईस्ट्रोजन तो आप बाहर से दे रहे हो,
आप भले ही बॉडी में ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा, पर बाहर से तो ईस्ट्रोजन दे रहे हो, ये ईस्ट्रोजन भी तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम को मोटा बना देगा, फिर तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटरी बना देगा, फिर तो प्रेगनेंसी का चांस हो जाएगा। पर ये तो गर्भ निरोधक गोली है, ये तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, तो ये क्या चक्कर है? कितने लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ये डाउट आया है? जरा मी लिख कर भेजो, आज क्लियर कर दूंगी, आज क्लियर कर दूंगी। तो इसमें क्या होता है, ये जो टैबलेट होती है ना, ये वो लेडी 21 दिन तक लेती है। मैं कल की क्लास में डिटेल में समझाऊंगी आपको। 21 दिन तक, 21 दिन तक। तो बेटा एंडोमेट्रियम मोटी होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, होगी। आप ईस्ट्रोजन दे रहे हो यार, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ओनली प्रोजेस्टेरॉन दोगे तो एंडोमेट्रियम मोटी नहीं होगी, ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा बॉडी के अंदर, चाहे आईयूडी लगाओ, चाहे गोली दो, टैबलेट दो, इंजेक्शन दो, कुछ भी दो। लेकिन अगर आप कंबाइंड दे रहे हो, उसमें तो ईस्ट्रोजन है, तो भले ही बॉडी के अंदर नहीं बन रहा, पर इस ईस्ट्रोजन के कारण एंडोमेट्रियम तो मोटी होगी, 100% बिल्कुल होगी। उसके बाद क्या करते हैं, 21 दिन के बाद में अचानक से ये गोली देना बंद कर देते हैं। 21 दिन के बाद ये गोली देना बंद कर देते हैं, सडनली स्टॉप पिल आफ्टर 21 डेज। 21 दिन तक लगातार ये टैबलेट अंदर जा रही है, जिसमें ईस्ट्रोजन हाई है, प्रोजेस्टेरॉन भी है। ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को मोटा कर रहा है, थिक कर रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है। अब गोली देना बंद कर दी। जैसे ही गोली देना बंद करोगे बेटा, वो जो एंडोमेट्रियम मोटी हुई भी थी वो झड़ेगी, पीरियड्स आ जाएंगे बेटा, वो एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो जाएगी। एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन यानी पीरियड्स आ गए। हम यही तो चाहते हैं कि इम्प्लांटेशन ना हो। तो कहां हुआ इम्प्लांटेशन बेटा, कहां हुआ इम्प्लांटेशन? एंडोमेट्रियम को तो तोड़ ताड़ दिया आपने। 21वें दिन पर ही टूट गई एंडोमेट्रियम, 21वें 22वें दिन पर। बड़ा ध्यान से सुनो। तो अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ भी था, मान लीजिए अगर हुआ भी था, तो पहली बात तो इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि इम्प्लांटेशन कब होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन के 7th डे पर जाके। अगर 28 डेज की एग्जैक्ट साइकिल है और 14वें दिन पर ओव्यूलेशन हुआ है, मान लो 15th डे पर फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो भी 22वें दिन पर जाके इम्प्लांटेशन होगा। और मान लो खुदा ना खास्ता अगर हो भी गया इम्प्लांटेशन, तो भी बेटा 2-4 दिन आगे पीछे हुआ भी तो ये तो वैसे ही जड़ना है, तो वो तो वैसे ही निकल जाएगा जो भी एम्ब्रियो है। तो प्रेगनेंसी नहीं टिकने वाली है। यानी अगर केवल प्रोजेस्टेरॉन देंगे तो एंडोमेट्रियम मोटी ही नहीं होगी, क्योंकि ईस्ट्रोजन है ही नहीं, चांस ही नहीं है। और अगर आपने कंबाइंड भी दे दिया ईस्ट्रोजन से, अगर एंडोमेट्रियम थिक हो भी गई तो वो ब्रेक डाउन कर जाएगी, क्योंकि बेटा कॉर्पस ल्यूटियम तो बन ही नहीं रहा, कॉर्पस ल्यूटियम तो बन ही नहीं रहा। तो प्रोजेस्टेरॉन तो आपने तो सारा सपोर्टिव खत्म कर दिया। नेचुरली तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता था, फॉलिकल डेवलपमेंट होता था, ओव्यूलेशन होता था, कॉर्पस ल्यूटियम बनता था बेटा, पहली बात। दूसरी बात, अगर एंडोमेट्रियम थिक हुई भी थी तो बेटा ओव्यूलेशन तो हुआ ही नहीं, लड़की तो है ही नहीं, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? दिमाग चलाओ। मैं फिर कहती हूं, एक बार फिर से सुन लो, कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने केवल प्रोजेस्टेरॉन दिया, चाहे आप आईयूडी में दो, चाहे आप टैबलेट में दो, सर्विक्स का म्यूकस थिक हो गया, हीरो अंदर घुस ही नहीं पा रहा हीरोइन के घर में। दूसरा, फॉलिकल ही नहीं बना, ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ बेटा, हीरोइन ही नहीं है, लड़की नहीं है फैलोपियन ट्यूब में, ऊपर से घर भी नहीं बना क्योंकि ईस्ट्रोजन ही नहीं बन रहा, तो एंडोमेट्रियम मोटी ही नहीं हो रही, यानी यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन है। और अगर आपने कंबाइंड भी दे दी मान लीजिए,
तो भी तो बेटा फॉलिकल नहीं बन रहा, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो भी तो लड़की नहीं पहुंची फैलोपियन ट्यूब में। हाँ, भले ही एंडोमेट्रियम मोटी हो गई थी थोड़ी देर के लिए, उससे क्या होता है, छोरी नहीं पहुंची, लड़की नहीं है, शादी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये यहां पर भी अगर हम बात करें तो एंडोमेट्रियम भी तो झड़ गई, ब्लीडिंग हो गई दोबारा से। यानी अब अगर मैं इस चीज को समराइज करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हार्मोन अगर ओनली प्रोजेस्टेरॉन है तो ये एक तरीका और ये एक तरीका है। हाँ, उसमें भी ओव्यूलेशन नहीं होता था। और अगर मैं पिल्स की बात करूं, चाहे ओनली प्रोजेस्टेरॉन हो तो भी ये तीनों चीजें होंगी, और चाहे कंबाइंड पिल्स हो तो भी अल्टीमेटली ये तीनों चीजें होंगी। अल्टीमेटली ये सब कुछ ही होगा। नो ओव्यूलेशन तो लड़की नहीं पहुंचेगी फैलोपियन ट्यूब में, ऊपर से घर नहीं बनाया, बना था तो तोड़ दिया, और दूल्हे राजा की एंट्री बंद कर दी। इतना ही ये कॉन्सेप्ट आपको बताना था। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है। सो आपकी एनसीईआरटी के अंदर बेटा आप खुद अब रीड करिएगा। मैंने आपको एक एक शब्द पढ़ाया है, ये तो लास्ट क्लास था, लेक्चर 1 था। एक एक वर्ड मैंने आपको लिखवा दिया है। ये देखो बेटा, ये फीमेल कॉन्डोम है, कैसे पहचानोगे, वेजाइना के शेप का है, और ये मेल कॉन्डोम है, पेनिस के शेप का है। ये आना चाहिए हमें। ये कॉपर टी है बेटा, ये देखो, ये टी जैसा शेप है, और ये कॉपर है इस पर, जो रिलीज होता रहेगा धीरे धीरे, ये थ्रेड है, और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी एंड मोटिलिटी को सप्रेस करेगा। ये भी मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दिया है। ये मैंने अभी पूरा नहीं बताया है, ये पूरा नहीं बताया है, ये भी नहीं बताया, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं, ये भी नेक्स्ट क्लास में। दिस ऑल्सो आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास, अभी नहीं, इतना ही पढ़ना अभी। चलो आ जाओ, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, बस 3-4 मिनट बचे अपने, उतने ही क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। कहां कंबाइंड लेते हैं, कहां ओनली प्रोजेस्टेरॉन लेते हैं, वो भी कल की क्लास में बताऊंगी आपको, क्योंकि नॉर्मली कंबाइंड वाली ली जाती है, ज्यादातर कंबाइंड ली जाती है, क्यों उसकी भी बात करेंगे अपन। CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ में है, जहां पे सहेली बनाई गई थी, जिसके बारे में कल बात करेंगे। सहेली का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, 70% ने सही आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेली पे PYQ आया है आउट ऑफ एनसीईआरटी, वो भी। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, किस समय पर कोइटस अवॉइड करना है, जब ओव्यूलेशन होने वाला है, यानी 10th से 17th डे के बीच में, 10th to 17th डे। सो बी विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बस भैया चलेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल मेथड्स में हम क्या कर रहे हैं, हम हीरो हीरोइन को मिलने नहीं दे रहे हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होने से रोक रहे हैं, शादी होने से रोक रहे हैं। चाहे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो, विड्रॉल मेथड हो, जहां पर हम सीमन को ही रिलीज नहीं होने दे रहे हैं इनटू द वेजाइना, और या फिर लैक्टेशनल एमेनोरिया हो, जहां पर एन ओव्यूलेशन है, हीरोइन नहीं आ रही है मंडप में, फैलोपियन ट्यूब में। 90% ने सही आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमनली क्वेश्चन आते हैं बेटा, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड मैंने आपको नोट्स में लिखवा दिया है। विथड्रॉल मेथड में हम पेनिस को विड्रॉ करते हैं बिफोर इजैक्यूलेशन, आफ्टर इजैक्यूलेशन का तो फायदा ही क्या रहेगा, फिर तो सीमन पहुंच ही जाएगा। तो आफ्टर इजैक्यूलेशन इट हैज टू बी डन फ्रॉम द वजाइना। 100%। पोल गलत नहीं है बेटा अपना, हमेशा नहीं देता 100। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी कॉन्डोम्स यूज करते हैं, या सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, डायफ्राम्स, याद रखना कॉन्डोम मेल फीमेल दोनों के होते हैं, पर बाकी तीनों केवल सर्विक्स कवर करेंगी, फीमेल्स में यूज करेंगे। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली फॉर्म्स लगा देते हैं ताकि और इफेक्टिव हो जाए।
बिल्कुल ही चांस नहीं रहे, स्पर्म को मार ही दिया जाए और कैसे भी करके स्पर्म हीरोइन तक ना पहुंच पाए। 75% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी में आईयूडी दिया है, इंट्रा यूटेराइन, यूट्रस के अंदर है तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। वैसे हम लोग आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डेथ के लिए यूज करते हैं, कोई बात नहीं है। सो आईयूडी 92% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा लिपीज लूप फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन द यूट्रस को इंक्रीज करता है, पर कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सब मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, इन सबको सप्रेस करते हैं। और हार्मोन वाले म्यूकस को थिक बनाएंगे, सर्विक्स की एंट्री नहीं होगी सर्विक्स में स्पर्म्स की, और यूट्रस अनसूटेबल होगा फॉर इम्प्लांटेशन। 85% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में आया है, आई थिंक 2 से 3 बार आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 आईयूडीज हैं हार्मोन रिलीजिंग, कई बार ये क्वेश्चन आया है, इजी क्वेश्चन है पर कई बार आया है। LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट पे कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। 90% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बहुत इजी लग रहा है बेटा क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है, अदरवाइज जब कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ते हैं तो बहुत सारे विचार दिमाग में आते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में oogenesis तो होगा बेटा, सेकेंडरी oocyte तक तो फॉर्म हो रहा है ओवरी के अंदर, पर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, और सर्विक्स का म्यूकस थिक हो जाएगा ताकि स्पर्म एंट्री रिटार्ड हो। 82% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग भी की है। चलो ये अभी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायफ्राम्स आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय फीमेल, तो डायफ्राम के बारे में करेक्ट बताना है। यूट्रस में नहीं डाले जाते बेटा, 1 रॉन्ग है, ये आंसर नहीं होगा। दे आर प्लेस टू कवर सर्विक्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। 2 करेक्ट है तो जरूर ये आंसर होगा। फिजिकल बैरियर होता है ये, स्पर्मिसाइडल नहीं है, उसके साथ इसको यूज करते हैं। 52% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए ये नहीं आएगा बेटा, ये अभी नहीं आएगा आपको, ये आ जाएगा। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं साइड हो जाती हूं, प्लीज ट्राई करिए। 1-2 मिनट मत देखा करो यार, डॉक्टर्स बनने वाले हो। नेचुरल मेथड में विड्रॉल मेथड होता है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होता है और लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है, तो 1 का सी है, सी का 1 है, सी का 1 है, सी का 1 है। बैरियर मेथड के अंदर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स और कॉन्डोम्स आते हैं, तो 2 का डी है, 2 का डी है। नाउ आईयूडीज के अंदर हार्मोन वाले में प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20 आते हैं, तो ई का 3 है, ई का 3 है, ये आंसर होगा। जरूर ए का 4 होगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं रुको रुको, ये ई होना चाहिए, ये ई होना चाहिए, ई का 3 है। सर्जिकल मेथड में ट्यूबेक्टमी है, 5 का बी है, 5 का बी है, 5 का बी है, ये आंसर होगा। और 4 का ए, हाँ ये मैं पढ़ाऊंगी बेटा कल आपको कि इंजेक्शन, इम्प्लांट्स और ओरल, इनके काम करने का तरीका सेम है, इनके काम करने का तरीका सेम है, इसीलिए मैचिंग हो गई है। कोई बात नहीं है, इसको नहीं मानते, इसमें आपके कम मार्क्स भी आए हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं है। चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लो बस, चलता है 2-3 क्वेश्चन, मेरी भी क्लास है अभी अर्जुना की। चल ये पेनिस के शेप का दिख रहा है, तो ये मेल कॉन्डोम है, ध्यान रखना, तो ए का 4 है, ए का 4 है। ये वेजाइना के शेप का है, तो ये फीमेल कॉन्डोम है, तो बी का 3 है। ये कॉपर टी है, अलग से दिख ही रही है, तो सी का 2 है। और ये इम्प्लांट्स हैं, कल की क्लास में पढ़ाऊंगी आपको, कोई मिस मत करना, कल की क्लास भी। 50% ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। केमिकल के अंदर स्पर्म को मारने वाली क्रीम, फोम्स एंड जेलीज आती हैं, तो ए का एस है। आईयूडीज के अंदर कॉपर टी, मल्टीलोड 375, कॉपर 7, ये सब आता है, तो बी का क्यू है, बी का क्यू है, क्यू। देन बैरियर के अंदर कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम, वॉल्ट्स आते हैं, तो सी का आर है, जरूर डी का पी होगा। स्टेरिलाइजेशन में ट्यूबेक्टमी एंड वासेक्टमी, वासेक्टमी मेल्स में, ट्यूबेक्टमी फीमेल्स में। 60% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग भी की है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अगर नॉलेज है तो ये क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा। करो ट्राई, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। वासा इफरेंशिया को ब्लॉक कर रहे हैं। वासा इफरेंशिया क्या थी बेटा? टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स थे, वहां से स्पर्म रेटे टेस्टिस में आते थे, वहां से पतली पतली 12 से 15 डक्ट्स निकलती थी जो एपिडिडाइमस में लेकर जाती थी स्पर्म को, उसे वासा इफरेंशिया कहा था। तो गैमीट टेस्टिस से एपिडिडाइमस में आएंगे ही नहीं, क्योंकि यही थी जो टेस्टिस को लीव करके एपिडिडाइमस में स्पर्म्स को डालती थी। 45% ने करेक्ट करा, 45% फंस गए बेटा। वासा इफरेंशिया लिखा है, डिफरेंशिया नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने स्टूडेंट्स ने गलती करी थी, जरा मी लिखकर भेजो। इफरेंशिया में आईयूडीज जेल्स नहीं है, एंट्री भी नहीं रोक रहे हैं, स्किन में भी नहीं डालते हैं। हाँ, कॉपर रिलीजिंग वाले होते हैं, मल्टीलोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7, नॉन मेडिकेटेड होते हैं और हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। तो यहां पर यही बेस्ट चॉइस हो जाएगी। 60% ने करेक्ट आंसरिंग भी की है। चलिए नेक्स्ट बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बहुत क्वेश्चन आता है। कल फिर एक बार रिवाइज भी करवाऊंगी, पूरे पढ़ाने के बाद भी समराइज कराऊंगी। प्रोजेस्टासर्ट कैसे काम करता है, इसमें ओनली प्रोजेस्ट्रॉन है बेटा, ये नहीं, ये काम तो कॉपर वाले करते हैं, ये काम नॉन मेडिकेटेड लिपीज लूप करता है। हाँ, ये काम करता है, ये भी कॉपर वाले करते हैं। 70% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग कर दी है, बहुत बढ़िया। चलो इसको कल करवा दूंगी, ये वाला क्वेश्चन, ये भी कल। ये करिए। नीट 2024 का क्वेश्चन, ये तो करने की बनती है बेटा। नीट 2024 का क्वेश्चन, ये तो कर लो। नॉट अ नेचुरल या ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नॉट, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है बेटा। ये सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स, डायफ्राम्स, ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। 75% ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसरिंग की है बेटा, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नीट 2024 का, करो ट्राई, करिए ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और नहीं कराऊंगी, ये तो कर लो। नॉन मेडिकेटेड में लिपीज लूप है, ए का 3 है, ए का 3 है। कॉपर रिलीजिंग में मल्टीलोड, यहां नहीं लिखा, 375 होगा। हार्मोन रिलीजिंग में, अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, प्रोजेस्टोजन है ये, सॉरी दिस वाज प्रोजेस्टोजन, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या करें, देखो ये तो पक्की बात है कि हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टासर्ट और LNG20 मैंने कहा था, तो सी का पक्का 4 है। और मैं कल आपको पढ़ाऊंगी बेटा कि जितनी भी टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, इम्प्लांट्स हैं, वो ओनली प्रोजेस्ट्रॉन वाले भी होते हैं, जिसमें प्रोजेस्टोजन नाम का प्रोजेस्ट्रॉन होता है। सो यहां काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। देखो यहां पर भी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए हैं, आई होप अभी क्लियर है। चलो बाकी कल करा दूंगी यार, बहुत सारे हैं क्वेश्चंस, तो छोड़ो, बहुत सारे हैं। इतना अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। थैंक यू, आपने इतना एक्स्ट्रा टाइम दिया है, उसके लिए। जरूर मुझे ऐप पे 2 मिनट लगेंगे दिन में, पर मुझे बताना जो डाउट्स हो, और क्लास कैसी लगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया, मजे आए ओनली प्रोजेस्ट्रॉन और कंबाइंड वाली बात समझने में। इसको हम कल फिर से पढ़ेंगे, फिर से पक्का करेंगे। ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स, बाय एवरीबडी, टेक केयर, थैंक यू सो मच।